इम्पोर्टेंस स्पेसिफिकेशन ऑफ एन आइटम लिखा हुआ है। पॉइंट्स टू मतलब कि स्पेसिफिकेशन जब लिखते हैं तो कौन कौन सा पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए। फिर उसके बाद टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन में दो ही टाइप पढ़ना है, ब्रीफ और डिटेल। और लेकिन टाइप ही में ये सभी आता है, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन और मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन। और वी उसके विल बाद सी फिर क्या। ना कि डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन का ही दो टाइप होता है, स्टैंडर्ड और मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर को ही स्पेशल स्पेसिफिकेशन भी कहा जाता है। ओ हो, ये बात है। हाँ, सिविल सिक पे लिखा हुआ है ऐसे, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन इज ऑफ टू टाइप्स, स्टैंडर्ड एंड स्पेशल। हमरा लग रहा है कि स्पेशल ही मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन है। अच्छा, मैन्युफैक्चरर जब बताएंगे तब बताइए उस टाइम। ठीक है, हाँ। तो डेफिनेशन हम बताते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद आगे उसका नेसेसिटी पे बात करेंगे या टाइप्स बात करेंगे। तो डेफिनेशन में लिखे है ना कि स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब द नेचर एंड क्लास ऑफ वर्क। सबसे पहली बात तो यही है कि स्पेसिफिकेशन हम लोग को नेचर भी बता देता है काम का, और क्लास में मतलब फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है या थर्ड क्लास है, वर्क का क्लास बता देता है कि किस तरह का मटेरियल लगने वाला है। तो मटेरियल टू बी यूज्ड इन वर्क एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिस्क्राइब्ड वर्कमैनशिप। मटेरियल भी बता देगा, स्पेसिफिकेशन मतलब वर्क में कौन कौन सा मटेरियल लगने वाला है वो, और साथ ही साथ कि वर्कमैनशिप क्या होना चाहिए, मतलब कि कैसे काम को एग्जीक्यूट करना है, ये सब कुछ स्पेसिफिकेशन दे देता है। तो थोड़ा सा एम लिखें इसका, ये बता देते हैं। नेचर ऑफ वर्क जानने में स्पेसिफिकेशन काम आता है। फिर क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट के लिए, मतलब कि कैसा एक और मटेरियल लग रहा है। क्या एक क्या और कहते हैं मेरा एक और पॉइंट लिखे हैं। डेफिनेशन में? अच्छा, डेफिनेशन हम लास्ट में एक और लिखे हैं, बताइए आप। ठीक है, बोलिए। मुझे पॉइंट अच्छा लगा रितु में क्या है, द स्पेसिफिकेशंस आर नथिंग बट द इंस्ट्रक्शन एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, द इंस्ट्रक्शन व्हिच कैन नॉट बी मेंशन्ड ऑन ड्राइंग्स। यानी जो इंस्ट्रक्शन ड्राइंग पे मेंशन नहीं किया जा सकता है उसी को हाँ। स्पेसिफिकेशन में लिखा जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। ये हाँ। बात हम मेंशन किए हैं लेकिन बाद में मेंशन किए हैं। अच्छा। ठीक है। टू नो द डिजायर्ड वर्कमैनशिप, वही बात है, नेचर ऑफ वर्क पता चलेगा, क्वालिटी ऑफ मटेरियल कैसा है, डिजायर्ड वर्कमैनशिप कैसा होना चाहिए किस काम के लिए। फिर प्रोसेस ऑफ वर्किंग का प्रोसीजर पूरा लिखा हुआ रहता है इसमें। अच्छा। टू क्लियर एनी कंफ्यूजन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या होता है ना कि कंफ्यूजन होता है, तो ये स्पेसिफिकेशन आपके पास अगर डिटेल में है तो कंफ्यूजन कम होगा, चाहे होगा ही नहीं। फिर है कि टू नो हाउ द वर्क शैल बी एग्जीक्यूटेड एंड कंस्ट्रक्शन, एक ही बात को मिला करके लिखा हुआ है कि हाउ द वर्क शैल बी एग्जीक्यूटेड एंड कंस्ट्रक्शन, मतलब कि कैसे काम को करना है, कैसे कंस्ट्रक्शन पूरा करना है। और ये नेचर ऑफ वर्क से हमको लगता है कि क्लास ऑफ वर्क भी पता चल जाएगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा पॉइंट बनाया हुआ है। अच्छा, साथ ही साथ स्पेसिफिकेशन से हम लोग को रेट एनालिसिस करने में मदद मिलता है, कॉन्ट्रैक्टर के पेमेंट करने में, और मेजरमेंट ऑफ वर्क ये सब करने में ये मिलता है, मतलब इसका हेल्प लेते हैं हम लोग। और हाँ, और बताइए कुछ है तो। हम मेरे नेचर ऑफ वर्क के बारे में बताइए तो। नेचर ऑफ वर्क कहने का मतलब हुआ ना कि किस तरह का काम है, उसी से रिलेटेड ना हम लोग स्पेसिफिकेशन में देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट क्लास पूरा सब कुछ करना है ना, वो फर्स्ट क्लास वर्क है, तो सब मटेरियल वगैरह स्टैंडर्ड वगैरह रहेगा, इससे अंदाजा मिल जाएगा ना। हुआ क्लियर या कुछ और बताएं। तो मटेरियल के क्वालिटी के बारे में तो इसमें लिखा हुआ है, लेकिन अलग पॉइंट है ना नेचर ऑफ वर्क। हाँ, तो नेचर ऑफ वर्क भी पता चल जाएगा हम लोग स्पेसिफिकेशन पे। मान लीजिए कि हमको जहाँ क्या बताइए। हमको जहाँ तक लग रहा है ना कि नेचर ऑफ वर्क मतलब कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, लार्ज है या मीडियम है। हाँ, तो वही तो फर्स्ट क्लास प्रोजेक्ट मतलब बड़ा प्रोजेक्ट, अच्छा क्वालिटी का प्रोजेक्ट। हाँ, हो सकता है नेचर ऑफ वर्क मतलब, ठीक है, ये बात मानने लायक है कि बड़ा छोटा भी पता कर सकते हैं। हम्म। चलिए और पॉइंट वो मेरे पास है। क्या। एम और एम वाला में और एक दो पॉइंट है जो आप नहीं बोले हैं। अच्छा, बताइए। टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओनर एंड कॉन्ट्रैक्टर, क्या कॉन्ट्रैक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा और क्या ओनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, ये स्पेसिफिकेशन फिक्स कर देता है। फिर अच्छा अच्छा। विटनेस कोर्ट टू सेटल डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूट होगा ओनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, उसको कोर्ट में मतलब सॉल्यूशन के लिए ये स्पेसिफिकेशन यूज होगा। अच्छा अच्छा। और ये तो प्रिपेयर रेट एनालिसिस। वो सब पॉइंट जो सब आप बता रहे हैं ना, ये हम लिखे हैं नेसेसिटी और इम्पोर्टेंस में खास करके। हाँ। नेसेसिटी और हाँ, बताइए। देखिए, एम और नेसेसिटी हमरा लगता है कि सेम है, जबकि इम्पोर्टेंस अलग चीज है। हाँ, इम्पोर्टेंस तो अलग चीज़ है ही, एम लेकिन और नेसेसिटी
हाँ, एक ही चीज। कंसेप्ट वाला पॉइंट उसी में लिखे हैं। अच्छा, एक और डेफिनेशन ही लिखे हैं ये इसका स्पेसिफिकेशन का, वो बता देते हैं। ये स्पेसिफिकेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ पार्टिकुलर्स, यानी एक स्पेसिफिकेशन क्या है, तो सिंपली कहिए तो स्टेटमेंट है किसी भी पार्टिकुलर्स, मतलब वर्क से रिलेटेड होता है। एन इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन कंटेन्स डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्कमैनशिप, वही बात को डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन में क्या क्या रहता है, तो डिटेल डिस्क्रिप्शन रखता है वर्कमैनशिप का, मटेरियल का डिटेल डिस्क्रिप्शन रहता है, विच आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, ये प्रोजेक्ट, यानी कहने मतलब वही सब डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल मेंशन रहता है, वर्कमैनशिप ये सब जो किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ये होता है, अकॉर्डिंग टू, अगर ड्राइंग कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो बिना स्पेसिफिकेशन के पॉसिबल नहीं है, तो स्पेसिफिकेशन ये सब में मदद करता है, यानी काफी हेल्पफुल चीज है ये। और आगे पढ़िएगा भी कि ये लीगल डॉक्यूमेंट एक तरह से कह सकते हैं इसको। इसको इसको टेंडर में ऐड किया जाता है। टेंडर डॉक्यूमेंट में ऐड करवे कि अलग से ऐड करते हैं इसको। अच्छा, जाएगा टाइप ऑफ, हाँ, ठीक। टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन बता देते हैं। देखिए, दो टाइप लिखे हैं, जनरल स्पेसिफिकेशन और डिटेल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो जनरल स्पेसिफिकेशन को ये एक और नाम से जानते हैं हम लोग, ब्रीफ स्पेसिफिकेशन, बहुत छोटा ही चीज मतलब लिखे हैं, कुछ पॉइंट कमेगा तो बताइएगा। देखिए, जनरल स्पेसिफिकेशन बताते हैं। जनरल स्पेसिफिकेशन गिव एन आइडिया टू होल वर्क फ्रॉम इट्स फाउंडेशन टू सुपर स्ट्रक्चर। जनरल स्पेसिफिकेशन एक आइडिया देगा होल वर्क, यानी पूरा वर्क जो है ना, उसका फाउंडेशन से सुपर स्ट्रक्चर तक क्या है, एक आइडिया मतलब देगा ये फुल्ली डिटेल में नहीं रहेगा, ऊपर ऊपर रहेगा, यानी कि ब्रीफ में रहेगा। जनरल को ही ब्रीफ बोलते हैं, नाम से भी जाहिर है। इट क्लासिफाई द नेचर एंड क्लास ऑफ द वर्क, इससे हम लोग को ये जनरल स्पेसिफिकेशन से नेचर तो पता चल जाएगा और क्लास ऑफ वर्क भी पता चल जाएगा। और मटेरियल का भी ये नेचर ये सब पता चल जाएगा क्या क्या लगने वाला है, लेकिन वही है कि डिटेल में नहीं पता चल पाएगा मटेरियल, जैसे मटेरियल ही है, आरसीसी है, तो सबका ग्रेड वगैरह ये सब नहीं पता चल पाएगा। फिर है कि जनरल स्पेसिफिकेशन डिफरेंशिएट द डिफरेंट क्लास ऑफ बिल्डिंग एंड रोड। अब जनरल स्पेसिफिकेशन हुआ ना वो ये मतलब कि क्लास ऑफ बिल्डिंग, अलग अलग क्लास का बिल्डिंग को डिफरेंशिएट डिफरेंट करता है, अलग कहना मतलब कि पार्ट वाइज पार्ट बांट दिया है। रोड को भी अलग करता है, मान लीजिए कि स्टेट हाईवे ये सब हुआ ना, नेशनल हाईवे, तो रोड को भी वो बता देता है कि किस तरह का रोड बनने वाला है। फिर है कि इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट। जनरल स्पेसिफिकेशन यूजफुल होता है ये एस्टिमेट बनाने में, प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट, शायद हमको लगता है कि अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में मदद करता होगा, क्योंकि जब तक डिटेल स्पेसिफिकेशन नहीं रहेगा तब तक डिटेल एस्टिमेट बनाना मुश्किल है मेरे हिसाब से। बताइए आप हाँ, लोग का क्या एक और विचार है, पॉइंट है, बताइए। ब्रीफ स्पेसिफिकेशन डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। जाहिर सी अच्छा। बात है, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में इसको ऐड नहीं किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में अगर ऐड करना है तो डिटेल्ड लगता है, जरूरत पड़ता है ना। बिल्कुल डिटेल ही जरूरत ही है वो, लगता क्या है। हाँ, एक ही पॉइंट था। कहाँ से लिखे थे ये इसमें पॉइंट? लिखे है ना कि बताइए, अरे जल्दी बता जल्दी बताइए, हम बता बहुत रहे हैं बड़ा शायद टॉपिक हो रिज्यूम। जाएगा नहीं तो। अच्छा ठीक है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट का ये पार्ट नहीं होता है जनरल स्पेसिफिकेशन, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए डिटेल स्पेसिफिकेशन के बारे में बताते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चर छोटा छोटा है, उसके बाद फिर आप लोग का बारी आएगा। देखिए, हेलो, हाँ बोल रहे हैं ना कि इसमें लिखे है ना कि केवल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्क का। हाँ हाँ, इसमें वही वही तो केवल बताया कि ब्रीफ जो शॉर्ट। मटेरियल और उसका प्रोपोर्शन और क्वालिटी के बारे में बताता है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, मतलब वर्कमैनशिप ये सब जनरली ये नहीं बता पाएगा कि कुछ किस नहीं, तरह से हाँ। कैसे हाँ। करना है, पूरा होल प्रोसीजर तो हम लोग को डिटेल स्पेसिफिकेशन ही बताता है। अच्छा, हम्म। डिटेल स्पेसिफिकेशन के बारे में बताते हैं। डिटेल स्पेसिफिकेशन गिव अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच मटेरियल, हर एक मटेरियल का सबसे पहले तो ये डिटेल डिस्क्रिप्शन रहेगा इसमें लिखा हुआ, और एंड एक्सप्रेसेस द रिक्वायरमेंट इन डिटेल फ्रॉम अर्थ वर्क टू सुपर स्ट्रक्चर। और ये क्या है ना कि सारा रिक्वायरमेंट तो बताएगा ही, साथ में अर्थवर्क से लेकर के सुपर स्ट्रक्चर तक का पूरा प्रोसीजर भी बताएगा डिटेल में। डिटेल है तो सब कुछ डिटेल में रहेगा, इतना याद रखिए। फिर अगला पॉइंट है डिटेल ये स्पेसिफिकेशन ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क आर प्रिपेयर्ड सेपरेटली। अब इसमें क्या होता है ना कि हर एक आइटम का जो जो लगे कि अलग हो सकता है आइटम, जैसे फाउंडेशन सुपर स्ट्रक्चर ये सब अलग अलग आइटम हो गया, तो सबका अलग अलग प्रिपेयर मतलब डिटेल में रहता है स्पेसिफिकेशन किया हुआ। फिर है कि इट्स डिस्क्राइब व्हाट द वर्क शुड बी, मतलब डिटेल ये बताता है कि वर्क कैसा होना चाहिए और कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, ये पूरा इसमें मेंशन किया रहता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। द डिटेल स्पेसिफिकेशन आर अरेंज्ड एट फार एज पॉसिबल, ये पॉइंट में यही बता रहा है कि डिटेल स्पेसिफिकेशन में
जो भी पॉइंट्स हम लोग मेंशन किए हैं ना, तो वो सीक्वेंस में होना चाहिए। सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर एज द वर्क इज कैरिड आउट। अब ये नहीं कि सुपर स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन हम लोग पहले ही लिख दें डिटेल स्पेसिफिकेशन, नहीं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे साइट को कैसे क्लियर करना है, कितना एक्सकवेट करना है। वही एक्सकवेट करने के लिए 2 टर्म होता है, बताइए तो। मिट्टी निकालने का होता ना है। 5 सेंटीमीटर की तो 15 mm नीचे खतल जाता है जी का जी, छिलने हाँ वाला। हाँ, वही हाथ वाला से दो दो स्टैंडर्ड टर्म है, टर्म हमको अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, बताइए ना। ध्यान है मिट्टी कि जब हम नीचे तक छिलल जाता है, 15 mm से ज्यादा नहीं। हाँ, याद आ गया, याद आ गया। लीड एंड लिफ्ट के बारे में अच्छा से डिटेल में रहता है इसमें दिया हुआ। फिर वही टाइप्स ऑफ मिट्टी पे डिपेंड करेगा कि क्या है। तो इसमें पूरा एकदम ये मतलब कि जिस सीक्वेंस में काम होना है उसी सीक्वेंस में सारा मतलब कि पॉसिबिलिटी ये रहना चाहिए कि जिस सीक्वेंस में काम करना है ना, उसी सीक्वेंस में हम लोग का ये डिटेल स्पेसिफिकेशन भी मेंशन करे। पहले अर्थवर्क के बारे में दे दे, उसके बाद हम लोग को फाउंडेशन के बारे में दे, उसके बाद प्लिंथ, तब जाकर के सुपर स्ट्रक्चर फिर रूफिंग वगैरह करना है उसके बारे में। ठीक है। अब ये नहीं कि पहले रूफिंग मटेरियल के बारे में ही दे देगा, बिल्कुल मतलब कि जिस सीक्वेंस में काम होना है ना, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में मेंशन रहना चाहिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर है द डिटेल स्पेसिफिकेशन इज प्रिपेयर्ड प्रॉपरली आर वेरी यूजफुल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। ठीक वही बात लिखा हुआ है कि डिटेल स्पेसिफिकेशन जो है ना वो अगर अच्छे से प्रिपेयर्ड है तो बहुत यूजफुल होगा ये किसी वर्क को एग्जीक्यूट करने में। फिर एक बात और लिखा हुआ है नोट में, एवरी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट प्रिपेयर द डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ वेरियस आइटम एंड गेट द प्रिंटेड इन बुक फॉर्म अंडर द नेम डिटेल स्पेसिफिकेशन। वही बात लिखा हुआ है कि हर एक डिपार्टमेंट जो होता है, जैसे PWD हो गया, CPDW हो गया, CPWD हो गया, और भी महाराष्ट्र का होगा और अलग अलग जगह का होगा, सब क्या करता है ना, चाहे रोड डिपार्टमेंट का होगा, वो डिटेल स्पेसिफिकेशन निकालता है वेरियस आइटम का, जो जो आइटम चाहिए ना वर्क के लिए, उसके लिए वो अपने हिसाब से बनाता है और उसको प्रिंट कर देता है बुक फॉर्म में। और बुक का नाम होता है डिटेल स्पेसिफिकेशन ही नाम रहता है बुक का। और वो बुक मिलता है जनरली, ऐसे तो शायद हर एक ऑफिस में रहता है। ये क्या नाम था, ये डिस्ट्रिक्ट कुछ मजिस्ट्रेट के पास रहता होगा। बताए थे एक बार ये विनोद सर की कहाँ रहता है। हाँ। DM ऑफिस में रहता होगा, ऐसा ही कुछ, याद नहीं है हमको। मतलब रहता है हर एक जिला में, इतना याद रखिए। अब देखिए स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, ऐसे तो टाइप में ही इसको रखा गया है, लेकिन अलग से पढ़ना है तो अलग से ही पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के बारे में बताते हैं। यूजुअली द स्पेसिफिकेशन आर स्टैंडर्डाइज फॉर मोस्ट ऑफ द वर्क बाय डिपार्टमेंट। ठीक है। क्या होता है ना, क्या स्पेसिफिकेशन को स्टैंडर्डाइज करते हैं वर्क के अकॉर्डिंग। ये डिपार्टमेंट के द्वारा ही ऐसा किया जाता है। द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन आर नंबर्ड। अब स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है ना, उसको नंबरिंग किया जाता है, यानी सीरियल नंबर दे देते हैं। और ये नंबर जो किया जाता है वो डिटेल स्पेसिफिकेशन के विथ रिस्पेक्ट टू होता है। ठीक है, मतलब उसी से रेफरेंस लेकर के नंबरिंग करते हैं। आफ्टर स्टैंडर्डाइजिंग द स्पेसिफिकेशन, यानी स्पेसिफिकेशन को स्टैंडर्डाइज कर दिए, इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट डिटेल स्पेसिफिकेशन। तो अब हम लोग स्टैंडर्डाइज जब कर दिए, उसका नंबरिंग दे दिए, तो हर जगह डिटेल स्पेसिफिकेशन नहीं लिखेंगे। विथ ऑल द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में जब मेंशन करना होगा तो हम लोग रेफरेंस दे देंगे। जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं कि IS कोड इतना में मेंशन है, थोड़ा सा उसके बारे में लिख करके। ये पूरा, ये तो नहीं है कि पूरा कोड IS कोड छापने बैठ जाते हैं, काफी लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा वो। तो सिर्फ रेफरेंस हम लोग, अब जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में डालते हैं तो रेफरेंस के तौर पे नंबर डाल देते हैं। ठीक है, कि स्टैंडर्डाइज किया हुआ है स्पेसिफिकेशन का इतना नंबर। while preparing the contract document only the serial number of a standard specification are written। ठीक है, वही बात है। this saves times। अब ये हमारा टाइम, लेबर और अदर एक्सपेंडिचर भी बचाता है, और थोड़ा सा काम को भी हल्का करता है। अब कॉन्ट्रैक्ट में पूरा डिटेल स्पेसिफिकेशन आप मेंशन कर दीजिएगा तो कॉन्ट्रैक्टर पढ़ेगा ही नहीं, ऐसे भी नहीं पढ़ता है वो। अलग से रहता है तब तो पढ़ भी नहीं करता है डिटेल स्पेसिफिकेशन, जैसे मन तैसे काम करता है। और कॉन्ट्रैक्ट में डाल दीजिएगा तब तो और परेशान हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको BIS शॉर्ट में बोलते हैं, हैज प्रिपेयर्ड वॉल्यूम्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। यानी वॉल्यूम्स का है मतलब कि बहुत सारा स्पेसिफिकेशन बना दिया है वो, फॉर वाइड वेराइटी ऑफ मटेरियल, वो भी वाइड वेराइटी ऑफ मटेरियल। अब मान लीजिए कि टिम्बर में ही है तो बहुत तरह का टिम्बर होता है आपका, पता नहीं कुछ कुछ का लकड़ी होता है, सखुआ का होता है। ऐसे तो सागवान सब का सुनने में आता है कि ज्यादा अच्छा रहता है। ये क्या बोलते हैं जी, शीशम का भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, टीक उक का तो पढ़वे किए होंगे। तो मान लीजिए कि, तो यहाँ यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि हर तरह के मटेरियल का बहुत सारा टाइप्स होगा। तो सब वाइड वेराइटी के लिए वॉल्यूम्स वॉल्यूम्स यहाँ पे ये बता रहा है ना
कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ में स्पेसिफिकेशन बना चुका है जो BIS है। These स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन आर आल्सो रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है ना, उसको रिवाइज किया जाता है टाइम टू टाइम, मतलब नया नया जो चेंजेस आ रहा है उसको ऐड करते जाते हैं। इंक्लूड चेंजेस इन टेक्निक, टेक्निक में चेंजेस आ रहा है वो भी इसमें हम लोग मेंशन करते हैं। वाइल प्रिपेयरिंग द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट जब प्रिपेयर करते हैं तब का बात ये लिखा हुआ है। फिर और मतलब इसी पॉइंट को और में करके लिखे हैं। द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन व्हेन एक्सेप्टेड फॉर अ पार्टिकुलर वर्क, जब स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन को एक्सेप्ट किया जाता है किसी भी काम करने के लिए, तो हम लोग ये केयरफुली वॉच करते हैं। कहने मतलब साफ साफ ये है ना कि कौन कौन सा उसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है, करेक्शन। अब जैसे मान लीजिए कि पुराना स्पेसिफिकेशन कहीं से उठा लिए जिसमें रैम्ड खोवा, फिर और क्या होता है जी, मतलब जो ओल्ड हो चुका है जो कि अभी प्रैक्टिकल नहीं है, रैम्ड खोवा हो गया, लाइम टेरेसिंग हो गया, फिर लाइम मोटार का यूज करना, ये सब हो गया। तो स्पेसिफिकेशन में आपको वो सब मिल जाएगा, ठीक है। आप ये BN दत्ता में भी देखिएगा तो वो सब मेंशन किया हुआ है। लेकिन वही विनोद सर जब हम लोग को लिखवाए हैं ना, ये क्या बोलते हैं, आगे ये वर्किंग राइटिंग स्पेसिफिकेशन में अथी के बारे में, क्या बोलते हैं, RCC और PCC सब के बारे में लिखा है ना, तो फिर वहाँ पे वो सब हटा दिए हैं। तो वैसे ही हम लोग को भी करना चाहिए, जो आउटडेटेड हो गया है उसको हटा देना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन जैसे कि पुराना हो गया काफी, तो करेक्शन मतलब ये कर देना चाहिए, ये बात बोल रहे हैं। फिर है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ आइटम लाइक ब्रिक वर्क, स्पेसिफिकेशन जैसे कि ब्रिक वर्क हो गया, स्टोन वर्क हो गया, कंक्रीट, अर्थ वर्क, प्लास्टरिंग बिकम सेम। जैसे बहुत सारा स्पेसिफिकेशन जो है ना वो सेम हो जाता है, तो कोई जरूरत नहीं है उसको बार बार एक ही बात को लिखने के लिए। कॉमन स्पेसिफिकेशन अगेन अगेन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार लिख दीजिए और सबके लिए वही लागू होगा। इन सच केस स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन आर रेफर्ड विच सेव द टाइम। और इन सब काम में क्या होता है ना कि अर्थ ये कंक्रीटिंग, स्टोन वर्क, ब्रिक वर्क ये सब करना है, तो एक बार हम लोग ये रेफरेंस दे देंगे कि यहाँ से देख लेना है, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन का नाम दे देंगे, तो उससे हमारा टाइम बचेगा, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा एक ही बात को। तो ये था स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के बारे में। बताइए, कुछ पूछना है तो। पॉइंट है। आप जो हाँ बोलिए वॉल्यूम कुछ। के बारे में बता रहे थे ना, हाँ हाँ हमको लगता है ना कि पार्टिकुलर वर्क के लिए अलग से उसका स्पेसिफिकेशन का बुक बनाता होगा। जैसे हाँ बुक में हम हाँ लोग नहीं देखते हैं कि लिखा रहता है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। हाँ हाँ हाँ, वही हम वॉल्यूम मतलब वही ना हुआ कि हर एक वेराइटी के लिए अलग अलग। ठीक है हाँ आप, अलग अलग बुक बनाता हाँ होगा। हाँ, आप एग्जैक्ट बात एकदम बता दिए कि वॉल्यूम्स का नहीं मतलब कि पार्ट बाई पार्ट कर रहा है उसको ना। हम्म हम्म। और ठीक। रिवाइज रहता हूँ ना, बार बार रिवाइज करता हूँ उसको। हाँ, रिवाइज करते रहता होगा। अच्छा ये मेरे रिवाइज पास। करेगा नहीं, बहुत सारा टेक्निक जैसे कि ओल्ड भी तो हो गया है। हम्म। एक लिखे हैं these specification यानी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन will हम्म। work as a guide and also refer in the specification part of a tender paper to avoid writing lengthy specifications and हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल possible बिल्कुल, ये पॉइंट mistakes है। can be occurred during frequent writing of the same specification। बार बार एक ही स्पेसिफिकेशन को लिखते लिखते हो सकता है कि राइटिंग मिस्टेक हो जाए, तो उसी को हम्म। करने के लिए ही स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और कौन कौन मिलिट्री वाला बनाता है, फिर हाँ, मेस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, फिर PWD, ये सब इरिगेशन डिपार्टमेंट ये सब बनाता है। ऐसे अच्छा, वाह में जो एक आप पॉइंट पहले और, अभी 2 पॉइंट बताएं वो फिर से रिपीट कीजिए तो सुने नहीं ध्यान से। मतलब ये वाला देखिए, पहला बोले थे ना कि हम्म। these specifications will work as a guide and also refer in the specification part of a tender paper to avoid writing lengthy specifications। बड़ा अच्छा। बड़ा स्पेसिफिकेशन, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, बड़ा बड़ा स्पेसिफिकेशन होता है, बार बार लिखिएगा इसको तो हो सकता है कि राइटिंग मिस्टेक हो जाए। इसी हो सकता फ्रीक्वेंट है। अगर राइटिंग एक ही चीज के कीजिएगा सेम स्पेसिफिकेशन को, तो हो सकता है कि राइटिंग मिस्टेक हो जाए। इसी को मतलब अवॉइड करने के लिए स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन लाया गया है। और ये प्रिंटेड फॉर्म में मिलता है, जो कि कौन बनाता है, तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, PWD, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, MES मेस, और हम्म। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, रोड डिपार्टमेंट जो भी हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट सॉरी। अच्छा एक अच्छा और अच्छा। ये थे डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन में ही हम पढ़ते हैं क्या लिखेंगे। हाँ बताइए। डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन फॉर डिफरेंट वर्क्स are drawn up by an engineering department and printed to serve as a standard specification। वही चीज है, यानी बुक फॉर्म में प्रिंट कर दिया जाता है स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के तौर पर काम करने के लिए। तो आप पूरा डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन को ही बोल दिए कि एक प्रिंटेड फॉर्म में होता है, तब मैन्युफैक्चरर वाला कहाँ गया? मैन्युफैक्चरर वाला भी तो उसमें नहीं ना आएगा, मतलब प्रिंटेड फॉर्म में। वो तो मैन्युफैक्चरर वाला प्रिंटेड फॉर्म में नहीं आता है, हाँ ये बात तो है।
ये जो आप लिखे हैं ना पूरा डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन के लिए कि प्रिंटेड फॉर्म में आता है, वो हमरा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के लिए लागू होता है। देखिए कोई स्टैंडर्ड तो ये नहीं बताया गया है कि डिटेल का ही दो टाइप है, स्टैंडर्ड और हम मैन्युफैक्चरर। देखे हैं कहाँ पे देखे थे आप? civilseek.com। उस पे बताया था कि ये दोनों उसके सब पार्ट है। हाँ वो सब टाइप जो भी बोलिए वही है, मतलब इसी का। जैसे मैन्युफैक्चरर का जैसे खुद का ही वो बनाता है, मैन्युफैक्चरर जैसे कोई कंपनी वगैरह हो गया ना, तो या वो फिर खुद। इसीलिए तो उसको बोलते हैं स्पेशल स्पेशल स्पेसिफिकेशन भी उसको बोलते हैं। अच्छा, इसको स्पेशल भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ चलिए पहले इसके बारे में बता देते हैं, उसके बाद फिर ये जो बात आप बता रहे हैं ना वो फिर मेंशन कीजिएगा। देखिए हाँ मैन्युफैक्चरर ऑफ बिल्डिंग मटेरियल और प्रोडक्ट, जो मैन्युफैक्चरर हो गया किसी भी बिल्डिंग मटेरियल का या कोई अपना ही प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, पब्लिश स्पेसिफिकेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर जो हुआ वो पब्लिश करेगा स्पेसिफिकेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए प्रॉपर्टी में ही लेके चलिए ना, तो प्रॉपर्टी लाइक स्ट्रेंथ, वेट, थिकनेस, केमिकल कंपोजिशन क्या है। जैसे बहुत सारा मटेरियल बनाएगा ना, बिल्डिंग का मटेरियल हो गया आपका, बहुत तरह का प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसका स्ट्रेंथ, वेट, थिकनेस, केमिकल कंपोजिशन ये सब मेंशन करेगा, ठीक है। ये वो अपना स्पेसिफिकेशन में। फिर है द स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट सच एज स्टील, पेंट्स, भाल्व, सीमेंट, ईटीसी आर अंडर दिस कैटेगरी। तो इस कैटेगरी में क्या है ना आपका कि प्रोडक्ट जैसे कि स्टील वो बना रहा है, पेंट्स बना रहा है, भाल्व्स बना रहा है, सीमेंट, एक सेकंड। हाँ तो मतलब बहुत तरह का प्रोडक्ट बना रहा है ना, उसका स्पेसिफिकेशन देगा, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है कि दीज आर द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन और गाइड स्पेसिफिकेशन। अब क्या करना है ना कि मैन्युफैक्चरर ये रेफरेंस लेगा किससे, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन से, या गाइड स्पेसिफिकेशन एक होता है उससे भी रेफरेंस ले सकता है। गाइड स्पेसिफिकेशन कुछ नहीं है, गाइड का जैसे कि नाम से ही जा रहा है, गाइड करेगा वो। दीज आर प्रिपेयर टू सर्व एज ए गाइडलाइंस ऑफ प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन। यानी किसी भी प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन को बनाने के लिए ये गाइड स्पेसिफिकेशन हम लोग को मदद यानी हेल्प करता है। तो कोई इंजीनियर इंचार्ज ही अगर डिटेल स्पेसिफिकेशन लिख रहा है ना, तो गाइड स्पेसिफिकेशन उसको हेल्प करेगा। अब बोल रहे थे आप कि इसको प्रिंट नहीं करते हैं, तो हमको तो लगता है कि पब्लिश का करता होगा। एग्जैक्ट, क्या? चलिए आप बोलिए ना पहले क्या बोल रहे थे। नहीं, हम बोल रहे थे कि ये मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन हमको लगता है कि वो प्रिंट करवाता होगा, लेकिन कोई स्टैंडर्ड उसको नहीं माना जा सकता है। नहीं, ये प्रिंटेड फॉर्म में नहीं मिलता है। हाँ बुक, अब जैसे कोई कंपनी दे रहा है तो वो कंपनी से रिलेटेड ही ना, ये मैन्युफैक्चरर का ना मतलब है जो बना रहा है वही ना, तो कंपनी ना हुआ। तो वो हाँ अपने अपने पास रखेगा, अब थोड़ी ना वो बुक, वो जो उसका स्पेसिफिकेशन बुक है वो दुकान मतलब कि गवर्नमेंट दुकान पे थोड़ी ना बिकेगा। सुनिए ना, हम स्पेशल स्पेसिफिकेशन जो लिखे हैं ना सिविल सिक्स से, उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखे हैं, बोलते हैं बताइए। some specifications of the construction work are of the special form and they are not officially written and published in a standard specification. These specifications are known as a special specification, यानी कि वैसा स्पेसिफिकेशन जो कि स्पेशल फॉर्म में होता है कंस्ट्रक्शन के लिए और ऑफिशियली रिटन नहीं होता है और ना ही स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के फॉर्म में पब्लिश किया जाता है, उसी को स्पेशल स्पेसिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। These specifications are included in tender documents and captioned as a special specification। यानी उसको टेंडर डॉक्यूमेंट में जब लगाते हैं तो उसको एक कैप्शन दे देते हैं कि ये स्पेशल स्पेसिफिकेशन है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट लिखे हैं, इसको जरा सेंड कीजिएगा, मेंशन हम कर लेंगे पॉइंट्स। अच्छा, अच्छा, नेसेसिटी एंड इम्पोर्टेंस है, तो हरिओम आप बताइए नेसेसिटी के बारे में कुछ, थोड़ा जल्दी बताइएगा। म्यूट करके सो गया क्या यार? हेलो। मीना। हाँ, आ रहा है आवाज। बताइए नेसेसिटी के हाँ। बारे में। लिखे हैं ना? नहीं। नहीं लिखे हैं, ठीक है। मीना नहीं। तुम लिखी हो? नहीं लिखे अभी। अच्छा ठीक है। आदित्य आप बताइए नेसेसिटी के बारे में। नेसेसिटी के बारे में सर लिखवाए हैं, हाँ जी, लिखवाया गया है सुनिए, ना नेसेसिटी इंपॉर्टेंस के बारे उसमें में। नहीं था तो। ये क्या चीज है, जबकि इम्पोर्टेंस अलग चीज है, समझे। ठीक है, हम बता देते हैं, फिर देख लीजिएगा एक ही चीज है या अलग है।
हमको भी उसको लगता है शेयर कि कर दीजिएगा तो। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है। देखिए नेसेसिटी में बताते हैं। एन इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन कंटेन्स डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्कमैनशिप एंड मटेरियल्स विच आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इन अकॉर्डेंस विद ड्राइंग एंड डिटेल। जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताए थे ना, वही इसमें लिखा हुआ है। और ये नेसेसिटी भी हो गया। जैसे नेसेसिटी इस तौर पे हुआ, क्योंकि इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन यानी कि क्या करता है हम लोग को कि वर्कमैनशिप, एक सेकंड रुके तो गेट लगा देते। बड़ी लाइकन सब हल्ला कर रहता है जी, तब हम पीटेंगे ना तब जाके सुनेगा। देखिए नेसेसिटी में बता देते हैं। पहला जो डेफिनेशन बताया यानी वर्कमैनशिप और मटेरियल, ये सब के बारे में हम लोग को नेसेसिटी ना एक तरीके से हुआ कि कैसे काम करना है, क्या मटेरियल लगाना है, किस क्वांटिटी में मटेरियल डालना है, और ये ड्राइंग के डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए। तो ये नेसेसिटी एक तरह का हो गया ये। फिर अगला है कि ड्राइंग शो द प्रपोर्शन, यानी देखिए ड्राइंग जो हम लोग को सिर्फ बताता है प्रपोर्शन, यानी कि क्या उसका डायमेंशन रहने वाला है और क्या उसका पोजीशन ओरिएंटेशन, कहने मतलब पोजीशन बताता है। ड्राइंग तो इतना ही चीज बताता है, लेकिन वेरियस कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब ये ड्राइंग इतना चीज बता देता है, क्या उसका प्रोपोर्शन यानी डायमेंशन क्या रहने वाला है, रिलेटिव पोजीशन यानी जमीन है या प्लॉट है तो उसके किस पोजीशन में बनेगा। ठीक है। वेरियस कंपोनेंट के स्ट्रक्चर के बारे में तो बता देता है, प्लान उसका है चाहे एलिवेशन है, उसमें तो ये सब हम लोग को मिल जाता है। लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल टू फर्निश द इंफॉर्मेशन ऑफ द ड्राइंग रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है। अब ड्राइंग में जो जो चीज आपका मेंशन है, उसका क्वालिटी से रिलेटेड जो जो मटेरियल लगने वाला है, उसका क्वालिटी से रिलेटेड हम लोग बात ये उसमें इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकते हैं ड्राइंग में। ड्राइंग खुद कॉम्प्लिकेटेड होता है, और वो सब मेंशन कर दीजिएगा, जगह तो नहीं रहता पहली बात, अगर जबरदस्ती मेंशन भी करना चाहिएगा तो काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाएगा। ठीक है, समझ पाना उसको मुश्किल हो जाएगा, पढ़ पाना तो और भी मुश्किल। ठीक है। टू बी, बताइए। मुझे ये नहीं करेगा ड्राइंग में जी। क्या? स्पेसिफिकेशन लिख दीजिएगा ड्राइंग में तो कैसे बुझाएगा, कुछ पता लगेगा। वही ठीक है, थोड़ा थोड़ा हिंट हम लोग करते हैं, लेकिन जैसे कि अनिल सर करवाते थे ना, याद हाँ है? हाँ, ये थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, जितना लिखना पॉसिबल है उतना ही स्पेसिफिकेशन लिखते हैं। अब ये नहीं कि पूरा उसी में चल जाएंगे, कुछ तो लिखेंगे ताकि जितना ड्राइंग समझने के लिए जरूरी है उतना लिखेंगे ड्राइंग ड्राइंग शीट पे। ठीक है। तो क्या है, फिर यहीं पे बता रहे हैं कि ड्राइंग में जो जो मटेरियल लगने वाला है और उसका क्वालिटी के बारे में हम लोग उसमें मेंशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। टू बी यूज टू क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप, अच्छा वर्कमैनशिप के बारे में तो और भी नहीं लिख पाएंगे उसमें। तो ये सबको डिटेल में लिखने के लिए क्या है कि ये हम लोग एक अलग से बुकलेट तैयार करते हैं। तो नेसेसिटी हुआ ना कि स्पेस नहीं है ड्राइंग शीट पे लिखने के लिए। दस डिटेल रिगार्डिंग मटेरियल्स ऑफ वर्कमैनशिप आर कन्वेड इन द सेपरेट, वही बात लिखा हुआ है कि अलग से सेपरेट एक कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट के तौर पे हम लोग बना देते हैं और उसको स्पेसिफिकेशन में ऐड कर देते हैं। अब नोट एक पॉइंट लिखे हैं वो देखिएगा। इन जनरल द ड्राइंग सो व्हाट इज टू बी डन, ड्राइंग हम लोग को जनरल में क्या बताता है कि क्या करना है ये बताता है। ठीक है। व्हाट इज टू बी डन, वेयर एज द स्पेसिफिकेशन स्टेट हाउ इट इज टू बी डन। ठीक है। वहां पे था व्हाट इज टू बी डन ड्राइंग में, और स्पेसिफिकेशन में हाउ इट इज टू बी डन। ठीक है, समझ गया ना? किसको बताएं, उसमें कि क्या करना है ड्राइंग बता रहा है, और स्पेसिफिकेशन बता रहा है कि उसको कैसे करना है। ठीक है, यही डिफरेंस मेन है। तो ठीक है, एक पॉइंट और लिखे, इट इज understood that combination of the drawing and a specification will define completely the physical, technical and operating characteristic of the finished project। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट को अगर फिनिशिंग करना है या कंप्लीट प्रोजेक्ट मानना है कि हाँ ये पूरा हो चुका है, वैलिड हो चुका है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन, डिटेल स्पेसिफिकेशन और ड्राइंग, डिटेल ड्राइंग का कम्बिनेशन रहेगा ना हमारे पास, तभी मानेंगे कि ये फिजिकल तौर पे, टेक्निकल तौर पे और ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक भाई वर्कमैनशिप ये सब से रिलेटेड, तभी उसको मानेंगे कि फिनिश प्रोजेक्ट है। ठीक है, मतलब कि कंप्लीट डिटेल हमारे पास प्रोजेक्ट के तौर पे अवेलेबल है, ये दोनों का कम्बिनेशन रहेगा तब कहेंगे। ठीक है। तो नेसेसिटी में ही ये बात आएगा कि कम्बिनेशन रहना जरूरी है, नहीं तो फिर इनवैलिड हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंस तो सब कोई लिखे होंगे, हाँ इम्पोर्टेंस लिखें, जल्दी बताइए जल्दी। इम्पोर्टेंस। 0% बैटरी बच रहा है। अच्छा कोई बोल नहीं चलेगा, हाँ बताइए। पहला है द कॉस्ट ऑफ एन यूनिट वर्क इज गवर्न बाय इट्स स्पेसिफिकेशन, यानी स्पेसिफिकेशन से पता चलता है कि यूनिट वर्क का कॉस्ट कितना आने वाला है।
फिर मतलब स्पेसिफिकेशन पे ही पता चल जाता है कि हाँ क्लास ऑफ वर्क क्या है, क्वालिटी ऑफ मटेरियल क्या रहेगा, तो पता चल जाएगा कि कॉस्ट कितना रहेगा। फिर दूसरा है स्पेसिफिकेशन गाइड टू द सुपरवाइजिंग स्टाफ, यानी सुपरवाइजिंग स्टाफ को पता चल ही रहेगा कि हमको कैसे कैसे काम करवाना है, तो कॉन्ट्रैक्टर ये स्पेसिफिकेशन गाइड के तौर पर काम करेगा। ठीक है। फिर तीसरा है ठीक है कॉन्ट्रैक्टर पेड ओनली व्हेन द वर्क इज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन। अब स्पेसिफिकेशन कॉन्ट्रैक्टर को स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के तौर पे तो काम करता ही है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको एकदम अच्छा क्या प्रोजेक्ट अगर बनवाना है तो डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन दीजिएगा, और अगर जो नहीं मतलब उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया है तो उसको पेड भी नहीं उस अकॉर्डिंग करेंगे। तो स्पेसिफिकेशन यहाँ पे मतलब इसका इम्पोर्टेंस है। फिर चौथा है एनी चेंज इन स्पेसिफिकेशन चेंजेस द टेंडर रेट, यानी कोई भी चेंज अगर आप स्पेसिफिकेशन में कीजिएगा तो टेंडर रेट चेंज हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंस है कि हाँ मतलब कैसे कैसे क्या करना होगा कि हमको मतलब इतना कॉस्ट में बन जाए ये सब। फिर हाँ टेंडर बिल्कुल, पेपर आप विदाउट। स्टार्टिंग में बताया था ना कि हाँ यूनिट क्वांटिटी ऑफ वर्क जो है वो स्पेसिफिकेशन से पता चलता है, तो कोई हाँ ये छेड़खानी कीजिएगा तो यूनिट क्वांटिटी ही चेंज हो जाएगा, तो कॉस्ट भी चेंज हो जाएगा। कॉस्ट भी चेंज हो जाएगा। फिर उसी को एक पॉइंट बना के लिखा है आपका। अगला है टेंडर पेपर विदाउट स्पेसिफिकेशन इज इनकम्प्लीट एंड इनवैलिड, यानी विदाउट स्पेसिफिकेशन के इनकम्प्लीट तो है ही, अधूरा है, लेकिन इनवैलिड भी है। फिर इट हेल्प्स द कॉन्ट्रैक्टर इन प्राइसिंग टेंडर, पता चल जाता है कॉन्ट्रैक्टर को कि हाँ ये कितना रुपया में बने वाला है प्रोजेक्ट, इसी हिसाब से वो प्राइसिंग करता है वो टेंडर का। ठीक है। हम्म। अब नहीं है बस। इतना ही लिखे हैं, अच्छा ठीक है, हम थोड़ा सा बताते हैं और एक दो पॉइंट लिखे हैं वो। देखिए, इन द इवेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट विथ ड्राइंग एंड ये डिटेल, मतलब कहने में साफ साफ ये समझिए ना कि अगर कन्फ्लिक्ट आ जाता है कहीं पे कि ड्राइंग में और स्पेसिफिकेशन में मैच नहीं कर रहा है कोई पॉइंट, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि स्पेसिफिकेशन को ही ये देंगे, प्रायोरिटी देंगे, यानी स्पेसिफिकेशन में जो कर रहा है उसी के हिसाब से ड्राइंग को हम लोग ये गवर्न करेंगे। साफ कहने का मतलब ये है, ठीक है। फिर और है कि टू गिव द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, ये सब तो बता ही दिया कि वर्क या आइटम ऑफ वर्क के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम लोग को ये दे देता है हम लोग को ये, ठीक है। वही सब बात लिखा हुआ है, ये सब कुछ खास नहीं है। वही है, सुपरविजन करना है तो ये सब तो देगा ही। एक पॉइंट लगता है आप नहीं बोले थे, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये देखिए, कॉन्ट्रैक्टर इज पेड ओनली व्हेन द वर्क इज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन। इसमें ये बात लिखा होगा कि कॉन्ट्रैक्टर को तभी पेड करना है जब कैरिड आउट जो है ना वो स्पेसिफिकेशन के तौर पे करे, या बोले पेनाल्टी बोले थे आप। अकॉर्डिंग है कि नहीं, अगर अकॉर्डिंग नहीं है तो उसी अकॉर्डिंग उसको पेड किया जाएगा, या फिर पेड नहीं भी किया जा सकता है, हो सकता है हम्म। कि लग अच्छा, जाए। ऐसे पेनाल्टी भी लगता है, लेकिन पेनाल्टी के बारे में हम यहाँ पे तो नहीं लिखे हैं, लेकिन एक जगह लिखे हैं। अब वो एक जगह कहाँ पे हमको ध्यान में, शायद शायद लीगल एस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन जो लास्ट टॉपिक है ना, उसमें हाँ लिखे हैं कि पेनाल्टी भी लगता है अगर सही से काम नहीं किया है तो। अच्छा, ये तो है। सर के नोट्स में था, पॉइंट्स इन फ्रेमिंग स्पेसिफिकेशन ऑफ एन आइटम, तो इसके बारे है। में बताइए। पहले बताएं इसके कि आप बारे में बताएंगे, क्या बताइएगा। बताइए, मेथड ऑफ राइटिंग स्पेसिफिकेशन क्या है, ये इसके बारे में तो बताइए। मैं यही बोल रहे हैं पहला है क्या, स्पेसिफिकेशन डिपेंड अपॉन द साइट कंडीशन, साइट कैसा है उसी के अनुसार स्पेसिफिकेशन रहेगा। द नेचर ऑफ वर्क एंड द पर्पस फॉर विच द वर्क इज कैरिड आउट, यानी नेचर ऑफ वर्क कैसा है, फिर क्या पर्पस है वर्क के करने का या प्रोजेक्ट बनाने का। ठीक है, सही बोल रहे हैं ना। आप बोल क्या रहे हैं पहले ये तो बताइए, हम बता रहे हैं कि मेथड ऑफ राइटिंग स्पेसिफिकेशन कैसे राइट करना है उसका मेथड बताइए। नहीं, हम पॉइंट्स टू बी ऑब्जर्व्ड इन फ्रेमिंग द स्पेसिफिकेशन बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, सीधे वही तो पॉइंट्स पे बता रहे बताते हैं। हैं जी। हाँ ठीक है, बताइए बताइए। दूसरा है द मेन एम ऑफ स्पेसिफिकेशन राइटिंग इज टू, अच्छा यानी दोनों ये अथी सेम ही है, मेथड ऑफ स्पेसिफिकेशन राइटिंग। फ्रेमिंग हुआ ना, फ्रेमिंग का मतलब ये कौन कौन सा पॉइंट को ध्यान में रखना है, और मेथड का मतलब कैसे लिख रहे हैं वो हुआ। अच्छा मेथड आप बता दीजिएगा अगर ऐसा है तो। मेथड रुके बता ही देते हैं, उसके बाद आप बता रहे हैं वो सीधे लगता है कि पॉइंट्स बता रहे हैं ना। देखिए, हाँ मेथड में कुछ नहीं, छोटा सा चीज लिखे हैं ये मतलब एक इंट्रो के तौर पे लिखे हैं। द स्पेसिफिकेशन आर प्रिपेयर्ड बाय इंजीनियर और आर्किटेक्ट, ठीक है, स्पेसिफिकेशन जो प्रिपेयर किया जाता है इंजीनियर या आर्किटेक्ट के द्वारा। वाइल राइटिंग द स्पेसिफिकेशन, यानी राइटिंग जब करता है स्पेसिफिकेशन मतलब लिखा जाता है, इट इज नॉट नोन हु विल बी द कॉन्ट्रैक्टर, तब हम लोग को ये नहीं पता रहता है कि कॉन्ट्रैक्टर कौन रहने वाला है, ठीक है। देयर फोर वाइल राइटिंग द स्पेसिफिकेशन केयर इज टेकन, तो हम लोग को ध्यान भी रखना होगा लिखते समय
that it should be carefully understood by the supervisor। तो इतना क्लियर होना चाहिए ताकि क्लियरली अंडरस्टूड हो कि सुपरवाइजर को भी साफ साफ समझ में आ जाए। उसका वर्क या वर्कमैन के बारे में लिखा हुआ, वर्कमैन और कॉन्ट्रैक्टर सबको मतलब कि समझ में आ जाना चाहिए। ये हुआ कि कैसे लिखना है वो, ठीक है। तो साफ साफ यहाँ से क्या निकल रहा है कि इजी लैंग्वेज में होना चाहिए, शॉर्ट होना ये सब चाहिए। आगे ये सब आगे लिखा हुआ है। अच्छा सम अब है ना, अब ये इंट्रो के तौर पे इतना लिख दिए हैं, शायद नहीं लिखे होंगे आप लोग। अब बताइए कि कौन कौन सा पॉइंट जो है ध्यान में रखते हैं। पहला तो बोल ही दिए कि स्पेसिफिकेशन साइट कंडीशन पे डिपेंड करता है कि, और फिर हाँ नेचर ऑफ बिल्कुल। वर्क फिर पर्पस क्या होगा वर्क का, ये सब पर स्पेसिफिकेशन डिपेंड करता है। फिर यानी कि अगर मान लीजिए हॉस्पिटल, रोगी का इलाज करना है तो हॉस्पिटल बनाएंगे, ना कि मतलब रेस्टोरेंट बनाएंगे, है कि ना, उसी अनुसार स्पेसिफिकेशन होगा, ठीक है। हाँ फिर दूसरा दूसरा द मेन एम ऑफ स्पेसिफिकेशन राइटिंग इज टू प्रेजेंट अ क्लियर पिक्चर ऑफ फैक्ट्स, यानी क्या क्या मतलब आपके प्रोजेक्ट में होगा इसका फैक्ट स्पेसिफिकेशन के द्वारा ही पता लगता है। तो स्पेसिफिकेशन तैयार करते समय उन फैक्ट्स को इंक्लूड करना ये एम रहता है। फिर ओनली हम्म, सुटेबल वर्ड्स विथ सुटेबल मीनिंग शुड बी यूज्ड, हम्म, यानी कि सुटेबल वर्ड्स होना चाहिए, उसके एक सुटेबल मीनिंग होना चाहिए, वही वर्ड्स इंक्लूड होना चाहिए। फिर वर्ड्स हैविंग सही मोर बात। देन मीनिंग, यानी जो डबल मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं शुड नॉट बी यूज्ड इन स्पेसिफिकेशन, ठीक है। यानी कि हो सकता है कि एक ही वर्ड का दो मीनिंग, चार मीनिंग ऐसा होता है ना इंग्लिश में। हाँ हाँ, उसको अवॉइड करते हैं, सही बता रहे हैं आप। avoid करते हैं, मतलब सिंगल मीनिंग वाला वर्ड यूज करते हैं जनरली, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना जनरेट हो। फिर बिल्कुल। only those abbreviations which are well known in building industry should be used without giving information, मतलब कि देखिए जैसे कोई स्पेशल चीज अगर आप बनवा रहे हैं ना तो वही इंफॉर्मेशन मतलब नोट में करके लिखिए ना, तो जनरल अगर बनवा रहे हैं तो इंफॉर्मेशन लिखने का कोई जरूरत ऐसे नहीं है, ठीक ना। हाँ मतलब शॉर्ट एब्रिविएशन का नहीं, मतलब कि कोई शॉर्ट फॉर्म जैसे एग्रीगेट का हम लोग कभी कभी AGG लिख देते हैं, आरसीसी के लिए, मतलब कि आरसीसी लिखते हैं रेनफोर्स कंक्रीट के लिए। तो उस केस में हम लोग यूज कर सकते हैं एब्रिविएशन का, मतलब वही शॉर्ट फॉर्म हाँ जो ठीक है। वेल नोन है उसी को यूज करेंगे। हाँ जैसे बिटवीन को BYW, अकाउंट को AYC, ऐसे करके लिखते हैं ना, अकॉर्डिंग को भी हाँ AYC। लेकिन ये यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है बिल्डिंग एग्जाम्पल, मटेरियल। अच्छा ठीक है, एग्जांपल आपका बिल्कुल सही है। हाँ the information given in the specification should be accurate and complete, यानी complete information भी देना है और accurate information भी देना है, ताकि बाद में कॉन्ट्रैक्टर से बहस ना हो। फिर है ऑब्जर्व द रूल्स ऑफ ग्रामर, यानी कि जैसे परसों हम लोग कैसे कर रहे थे, तो प्रीपोजिशन को ध्यान में नहीं रखे हुए थे और ऐसे ही बढ़ते चल जा रहे थे, तो ग्रामर का रूल को ध्यान में रखना है। फिर क्रॉस रेफरेंस, अच्छा ये क्या है जी, अवॉइड क्रॉस रेफरेंसेज। क्रॉस रेफरेंस को नहीं ये करना है और क्या, मतलब कि कहाँ से रेफरेंस लेकर के आप लिख रहे हैं उसको अवॉइड करना है। सीधे अच्छा आप डिटेल लिख रहे हैं तो डिटेल में पूरा मेंशन कीजिए। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, यही ना इसका मतलब है। नहीं, कॉपी पेस्ट करना है लेकिन उसका रेफरेंस नहीं लिखना है। जैसे कि आधा लिख करके क्या करते, स्टैंडर्ड जब हम लोग बनाते हैं स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, तो क्या करते हैं कि थोड़ा सा लिख करके और बता देते हैं कि कहाँ से रेफर किया हुआ है। अच्छा लेकिन जब डिटेल स्पेसिफिकेशन लिखेगा तब थोड़ी ना ऐसा कीजिएगा कि उसमें भी रेफरेंस डाल रहे हैं आप। ठीक है। अगला है द सब्जेक्ट मैटर शुड रिलेट टू द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन टू अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि जो इसका सब्जेक्ट मैटर है ये मतलब बोल रहे हैं कि द सब्जेक्ट मैटर शुड रिलेट टू द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन टू अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर, यानी कॉन्ट्रैक्टर को जनरली ये सब पता चलना चाहिए कि हाँ क्या क्या लिखा हुआ है और क्या। The specification should state what the contractor shall or shall not do and not what the contractor should or should not do। ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला लाइन लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे बता देते हैं, मतलब ये स्पेसिफिकेशन बताता है कॉन्ट्रैक्टर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और ये नहीं बताता है कि क्या करना और क्या। अरे गजब लिखा हुआ है जी, ये आप लिखे हैं पॉइंट की ना। नहीं, ये पॉइंट हम नहीं लिखे व्हाट, इतना तो हम समझ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को क्या करना है वो बताता है स्पेसिफिकेशन। समझ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन उसके बाद लिखा है एंड नोट व्हाट द कॉन्ट्रैक्टर शुड और शुड नॉट टू डू। बाप रे। अच्छा छोड़िए, हटाइए ना उतना, ऐसे ही बताया जा चुका है कि सिंपल और क्लियर लैंग्वेज होना चाहिए, तो बहुत काहे ला ज्यादा उतना में है। लिखे हैं। ठीक है।
the fewer the words used, जो आप बोले थे पहले ही, the fewer the words used, the lesser is the risk of legal difficulties. So the sentence of the specification should be short and simple. जितना हो सके कैसे, तो एक कहावत था जी कि कम बोलो अरे और कहावत छोड़िए ना, देखिए देखिए हम बता रहे हैं, एनसीईआरटी का लैंग्वेज देखे हैं। हाँ, कम में ज्यादा। हाँ, कम में ज्यादा रहता है। और देख उसका बुक ही पतला रहता है। और ऐसे देखिए कि प्रदीप उर्दीप का लीजिए ना, फिजिक्स का बुक, तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके आता है, 11 12 दोनों का, तो कितना मोटा मोटा हो जाए। लेकिन हाँ यही क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी का पतला बुक रहता है, लेकिन उसमें भी सब कुछ पॉइंट मेंशन रहता है। हाँ हाँ, लेकिन वही बोल रहा है कि लेकिन fewer उसका लैंग्वेज भी हार्ड होता है। अच्छा, हार्ड रहता है, लेकिन कहीं कहीं पे रहता है, इजी भी रहता है। लैंग्वेज तो कोई खास उतना भी नहीं हार्ड रहता है जितना सब हवा बने रहता है। चलिए छोड़िए। हाँ, अनफेयर ठीक है, हटाइए। स्पेसिफिकेशंस आर नॉट डिजायरेबल, यानी कि जो अनफेयर स्पेसिफिकेशन, कहने का मतलब है कि अनफेयर मींस थ्रोइंग ऑल द रिस्क ऑन द शोल्डर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। ऐसा नहीं कि मतलब कि कुछ भी हो जाए तो ढकना फूटे कॉन्ट्रैक्टर पर, ऐसा मतलब स्पेसिफिकेशन डिजायरेबल नहीं होता है। ठीक है। Practical limitations of materials and workmanship must be kept in mind while framing the specification. यानी जब आप स्पेसिफिकेशन का फ्रेमिंग कर रहे हो तो ये दिमाग में रखना है कि क्या क्या प्रैक्टिकल लिमिटेशन है मटेरियल और वर्कमैनशिप का, कि हाँ इस पोजीशन पे ऐसा ही बनेगा, ये ध्यान में रखना है। इन्हें कि बोल दिए कि राजा महाराजा नियन यहाँ पर बना दीजिए और उतना जगह नहीं है, तो कैसे बनेगा, है कि नहीं। हाँ, प्रैक्टिकल लिमिटेशन कहने का मतलब है ना कि वैसा बात ही लिखना चाहिए जो कि जायज हो, लिमिट मतलब कहने का मतलब है कि वो बनाना पॉसिबल भी हो। हाँ, हवा महल नहीं बनाना। हाँ हाँ, सही बात है। बस इतना ही लिखे थे। हाँ, इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे कि कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए कि अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसमें बोल दिया कि नॉर्मल सीमेंट का यूज करना है, तो ये क्या हो गया, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। हाँ, और ये तो भी हवा महल नहीं बनाना। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये बता रहे हैं, एक पॉइंट आप छोड़ दिए। व्हेन ओल्ड और स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन आर यूज, ठीक है, अगर पुराना या कोई स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन का यूज कर रहे हैं नया सेट बनाने के लिए, तो क्या करते हैं ना हम लोग को, जो जो इन एप्लीकेबल मटेरियल, एग्जांपल में हम बताए थे, रैम्ड खोवा और लाइम टेरिसिंग वाला, चाहे खपड़ा उपड़ा, ये सब तो अब प्रचलन में नहीं है। मैंगलोर टाइल्स ऐसे बोलते हैं खपड़ा को इंग्लिश में। तो वो सबको क्या करना है ना कि डिलीट कर देना है, वो सबको हटा देना है, ठीक है, क्योंकि वो सब आउटडेटेड हो गया अब, वो सब मिलता भी नहीं है मार्केट में जनरली। तो वो सब अब जब नया सेट बनाइएगा ना आप, तो ये भी क्या हुआ, राइटिंग मतलब कि ये भी पॉइंट ध्यान में रखने वाला है कि पुराना से अगर रेफरेंस लेकर के लिख रहे हैं तो सब हटा दीजिए, नया चीज लिखिए उसमें। और कोई पॉइंट तो लगता है कि नहीं छोड़े हैं आप, बिल्कुल सही लिखे हैं। हाँ, ये ये बात आप, ये बात नहीं बताया आप, एज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एज फार एज पॉसिबल द क्लाउजेज ऑफ स्पेसिफिकेशन शुड बी अरेंज्ड इन सेम ऑर्डर इन विच द वर्क विल बी कैरिड आउट। समझ गए वो पहले वाला फाउंडेशन टू हैं? बिल्कुल, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आएगा, इसको हर आप जगह। नोट कर लीजिए। हाँ, इसको नोट कर लेंगे, याद रहेगा इसको हमरा, बुलाएंगे कभी भी आप, ये ऐसा नहीं याद करने वाली है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बोलते हैं। अब बताइए, रुकिए, स्पेसिफिकेशन पैराग्राफ लिखने का एक छोटा सा चीज लिखे हैं हम, इसको सेंड कर देंगे, देखिए। द पैराग्राफ ऑफ ए पार्टिकुलर स्पेसिफिकेशन शुड बी अरेंज इन फ्लोइंग सीक्वेंस। एक सीक्वेंस लिखा है, उसी तौर पे हम लोग का ये स्पेसिफिकेशन का पैराग्राफ रहेगा। सबसे पहले मटेरियल क्या क्या लगने वाला काम में वो रहेगा पहला नंबर पे। दूसरा रहेगा स्पेसिफिकेशन फॉर मटेरियल, मटेरियल क्या क्या लगने वाला वो तो पहला नंबर पे हो गया। दूसरा है कि उसका स्पेसिफिकेशन, यानी मटेरियल का ही स्पेसिफिकेशन पहले रहेगा। फिर है कि प्रिलिमिनरी वर्क, यानी पहले कौन कौन सा काम करना है और बाद में कौन कौन सा काम करना है, उसका एक सेट बना हुआ रहेगा, ठीक है। फिर है प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। अब हर एक काम को कैसे एग्जीक्यूट करना है उसका प्रोसीजर रहेगा। अब इसमें क्या रहेगा ना हम लोग का, टेस्ट ऑन मटेरियल टू बी यूज, मान लीजिए कि साइट पे ही कोई टेस्ट वगैरह करना है मटेरियल का, तो वो भी उसमें मेंशन रहेगा। अगला पॉइंट है कि अब जैसे कि सब कुछ हो गया, तो अब क्लीनिंग एंड रिमूविंग ऑफ वेस्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क। अब कैसे साफ सफाई करना है ना ये साइट को, मतलब कि जब फिनिशिंग टच दे दिए उस टाइम का बात कर रहा है, तो वो भी मेंशन रहता है इसमें कि कितना परमिसिबल लिमिट ये सब है। और जब आपका ये हो गया, सब कुछ प्रिपेयर हो गया, तो मोड ऑफ मेजरमेंट उसके बाद फिर लिख देना है कि किस तरीके से मेजर करके उसका पेमेंट होगा। तो ये एक सीक्वेंस में रहना चाहिए, एक बुक में लिखा हुआ था, वही हम नोट किए हैं। भेज दीजिएगा। हाँ, ठीक है।
अब है ना कि प्रिपेयरिंग डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ आइटम इन सिविल इंजीनियरिंग वर्क, तो जनरल स्पेसिफिकेशन ऑफ फर्स्ट क्लास बिल्डिंग है, बहुत शॉर्ट में ही बताइएगा, पूरा डिटेल में नहीं चल जाइएगा, ठीक ना। हम तुरंत क्या है कि तुरंत तुरंत शॉर्ट ही है, ही शॉर्ट तो है ही। चलिए बोल रहे हैं। पहला है फाउंडेशन एंड बताइए। प्लिंथ। फाउंडेशन एंड ब्रिक सेल बी ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटार 1:6 होना चाहिए ओवर सीमेंट कंक्रीट 1:4:8। यानी कि जो पीसीसी है फाउंडेशन या फिर पीसीसी वाला है जो 1:4:8, इसे जनरली शायद 1.5-3 डीपीसी का लेते हैं और 1:4:8 पीसीसी का लेते हैं। तो 1:6 सीमेंट मोटार में होना चाहिए फाउंडेशन में। फिर डीपीसी सेल भी 2.5 सेंटीमीटर थिक, डीपीसी अगला है दूसरा। डीपीसी सेल भी 2.5 सेंटीमीटर थिक सीमेंट मोटार और 1.5-3 का प्रोपोर्शन होना चाहिए, मिक्सड विथ 1 kg ऑफ इम्पर्मो और वाटर प्रूफिंग मटेरियल जो कि स्टैंडर्ड हो उसका, और पर बैग ऑफ सीमेंट यानी एक बैग ऑफ सीमेंट में 1 kg ऑफ इम्पर्मो या वाटर प्रूफिंग मटेरियल ऐड करना है डीपीसी में। अच्छा, एक और चीज आप लोग को पता होगा शायद कि दरवाजा के नीचे डीपीसी नहीं प्रोवाइड करते हैं। हाँ, ओपनिंग के पास नहीं देते हैं डीपीसी। हाँ, चलिए। तीसरा है सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर सेल बी ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिकवर्क विद सीमेंट मोटार 1:6। लिंटेल ओवर ओपनिंग सेल बी ऑफ आरसीसी, यानी लिंटेल होगा ना जो ओपनिंग के ऊपर, वो आरसीसी का होना चाहिए। और सुपर स्ट्रक्चर का ब्रिकवर्क फर्स्ट क्लास ब्रिकवर्क ऑफ 1:6 सीमेंट मोटार में होना चाहिए। फिर है रूफिंग। रूफ सेल बी ऑफ आरसीसी जिसका प्रोपोर्शन होगा 1:2:4, यानी ये 1:2:4। स्लैब विथ लाइम कंक्रीट टेरेसिंग, ये थोड़ा आज भी होता है लाइम कंक्रीट टेरेसिंग। लाइम टेरेस नहीं होता है, लिखा हुआ है क्या? हाँ, लिखा हुआ है ओवर लाइम कंक्रीट टेरेसिंग एबव एंड सपोर्टेड ओवर आरसीसी, जो कि 1:4 बीम्स आर रिक्वायर्ड। हाइट ऑफ रूम शेल नॉट बी लेस देन 3.7 मीटर। ठीक है, कहीं कहीं 3.6 मीटर भी देखे हैं जी। हाँ ठीक है, 12 फीट होता है 3.7 मीटर, समझ गया, तो 12 फीट तो रहना ही चाहिए रूफिंग। हाँ, ऐसे 3.6 मीटर भी हम कहीं कहीं देखे हैं। चलिए, अगला है फ्लोरिंग। ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम फ्लोर सेल बी मार्बल क्रेजी फ्लोरिंग। पता है मार्बल क्रेजी फ्लोरिंग क्या होता है? हम सर्च किए थे। टूटल फुटल जो मार्बल रहता है ना, उसको एक सीमेंट का मतलब एक अंदर में पेस्ट अथी करा जाता है, वहीं पर रख दिया जाता है। ठीक है, वही होता है मार्बल क्रेजी फ्लोरिंग। बाथरूम्स डब्ल्यूसी एंड किचन फ्लोर्स एंड डैडो सेल बी ऑफ सेरामिक टाइल्स। ठीक है, अगला है फिनिशिंग। इनसाइड एंड आउट। क्रेजी फ्लोर क्रेजी फ्लोरिंग के बारे में बताइए तो क्या बताएं। क्रेजी फ्लोरिंग का होता ना है कि जैसे कैसे टाइल्स बिछाए से पहले सीमेंट वेंट पहले बढ़िया से बिछा देवल जाता है, ओकर ऊपर से बिल्कुल टाइल्स। बिल्कुल। नहीं, लेकिन इसमें टाइल्स नहीं बिछाते हैं, मार्बल जो टूटल फुटल रहता है ना, हम्म। उसी को एक अच्छा से डिजाइन बना बना के, मतलब टूटले फुटल। ओह समझ, हाँ 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 हाँ, समझ गया समझ गया समझ गया। बहुत जगह देखे हैं जी हम, अब बहुत अच्छा हम लगता है भी देखने में। देखे हैं हम भी। सिरका से ज्यादा अच्छा फुटल के लगता है। चलिए, अगला है फिनिशिंग। इन इनसाइड एंड आउटसाइड वॉल सेल बी ऑफ 12 mm सीमेंट प्लास्टर 1:6 उसका होना चाहिए सीमेंट मोटर। ड्राइंग डाइनिंग एंड बेडरूम इनसाइड सेल इनसाइड वॉल सेल बी ऑफ वॉल पुट्टी ओवर विच डिस्टेम्पर्ड, यानी कि पहले वॉल पुट्टी करेंगे फिर डिस्टेम्परिंग करेंगे। डिस्टेम्परिंग वही ना जी जो रोलरवा से करता है। हाँ, डिस्टेम्परिंग एक तरह का पेंटिंग है, जो कि प्राइमरी पेंटिंग को बोलते हैं डिस्टेम्परिंग। रोलरवा से करल जाता है ना। अरे पेंट 50 को डिस्टेम्परिंग बोलते हैं, इतना याद रखिए ना। अच्छा, ठीक है। आउटसाइड shall be colored snow sun 2 coats over 1 coat of white cement, यानी 1 coat of white cement पहले मार देंगे, उसके बाद 2 coat of पेंट या फिर कलर्ड स्नो सन करेंगे। फिर डोर एंड विंडो चौखट सेल बी ऑफ सीजन टी कोड। आई 10 सेंटीमीटर बाई 75 सेंटीमीटर, ये क्या लिखा हुआ है जी? 10 सेंटीमीटर बाई 75 चौखट का थी। चौखट का साइज लिखा हुआ है और क्या। चौखट शटर। का मतलब सीजन, वेल सीजन टी कोड का साइज लिखा हुआ है। हाँ हाँ। फिर शटर सेल बी टी कोड 4 सेंटीमीटर थिक पैनल्ड ग्लेज्ड होना चाहिए। फिर ऑल फिटिंग्स सेल बी ऑफ ब्रास, यानी जो फिटिंग्स हैं वो ब्रास का होना चाहिए। फिर मिसलेनियस में है कि रेन वाटर पाइप शुड बी ऑफ पीवीसी और कास्ट आयरन का। ठीक है, यानी रेन वाटर का पाइप से वो जनरली पीवीसी ही यूज किया जाता है, या फिर कास्ट आयरन का भी हो सकता है। बिल्डिंग सेल बी प्रोवाइडेड विथ फर्स्ट क्लास सैनिटरी एंड वाटर फिटिंग्स, वो तो होना ही चाहिए। बस डिटेल्ड भी बोलते जाएं। जहां तक लिखे हैं बताए ना, फिर उसके बाद फिर बताएंगे आदित्य भाई। और मेरा 5% बैटरी बच रहा है जी।
अच्छा, तो हमको लगता है ना कि ऊपर ऊपर करके छोड़ देते हैं इसको, और मेन जो है उसको पढ़ेंगे, ठीक ना? ना तो कि सब स्पेसिफिकेशन को डिस्कस करने का कोई जरूरत नहीं है। वही हम भी बता रहे हैं। अच्छा, ऊपर ऊपर बताइए तो आदित्य भाई, आप यहाँ पीसीसी से बताइए। पीसीसी आरसीसी वर्किंग फाउंडेशन है ना, डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ वेरियस आइटम्स में, मतलब एक बार ऊपर ऊपर का मतलब टॉपिक का नाम लेते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, बताते हैं। पीसीसी है या फिर आरसीसी वर्क जो फाउंडेशन में होता है, उसमें जो मटेरियल होता है जैसे एग्रीगेट होता है तो क्लीन होना चाहिए, डेंस हार्ड, और वो इनर्ट मटेरियल होना चाहिए। फिर से जो कोर्स एग्रीगेट है उसका जो साइज है वो 20 सेंटीमीटर 20 mm साइज होना चाहिए, और वेल अरे हम ग्रेडेड डिटेल होना में बता चाहिए। रहे हैं, रुकिए 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 रुकिए, हम बताते हैं। देखिए, पीसीसी आरसीसी वर्क इन फाउंडेशन है तो सबसे पहले मटेरियल क्या क्या लगेगा वो रहेगा। जैसे एग्रीगेट है, इनर्ट रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। अब कोर्स एग्रीगेट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है कि 20 mm साइज रहना चाहिए, वो भी वेल ग्रेडेड होना चाहिए। फ्लैकी मतलब फ्लैकी या इलोंगेटेड नहीं चलेगा, ठीक है। फाइन एग्रीगेट कहने का मतलब हुआ कि किस तरह का सैंड रहेगा, कोर्स सैंड है तो कैसा है। तो वही हार्ड ग्रेन साइज रहना चाहिए, यानी कि सैंड जो है वो बुकनी जैसा बन जा रहा है प्रेशर देने पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। डस्ट फ्री होना चाहिए, ऑर्गेनिक मटेरियल सब नहीं रहना चाहिए। फिर है कि सीमेंट जो है ना, सीमेंट जब यूज करेंगे तो वही फ्रेश एकदम बिल्कुल होना चाहिए, पोर्टलैंड सीमेंट होना चाहिए। स्टैंडर्ड फर्स्ट स्पेसिफिकेशन कहना मतलब है कि बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। फाइनेस मॉडुलस ये सब रहता है वो सब सही होना चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेस अच्छा दे, ये होना चाहिए। फिर स्टील बार जब आप यूज कर रहे हैं तो भी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉलो करना चाहिए। कहने का मतलब है कि उसमें कोरोजन ना हो, ऑयल ग्रीस ये सब का इफेक्ट ज्यादा ना होता हो, और पेंटिंग वगैरह करने मतलब कि पहले से नहीं किया हुआ हो, ठीक है। फिर वही है, स्टील बार के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है ना कि जॉइंट्स जब देते हैं ना तो उसको अवॉइड करते हैं, यानी जहां तक पॉसिबल हो तो जॉइंट्स नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर जॉइंट्स दे रहे हैं तो 50 टाइम्स डाया ऑफ डिफॉर्म्ड बार का क्या करना चाहिए ना कि ओवरलैपिंग देना चाहिए, मतलब एक दूसरे पे चढ़ा करके उसको तार से कस देना चाहिए, ठीक है। और 40 टाइम्स डिफॉर्म मतलब माइल्ड बार अगर यूज कर रहे हैं ना तो 40 टाइम्स उसका हुक का, ठीक है। ये सब सिंपल है। फिर है कि वाटर जो यूज कर रहे हैं वो अल्कलाइन फ्री होना चाहिए, कहना मतलब है कि पोर्टेबल वाटर होना चाहिए, साफ साफ इतना याद रखिए। जो हम लोग पीते हैं वही पानी यूज करेंगे। प्रपोर्शन में फिर वही लिखा हुआ है कि सीमेंट का क्या प्रपोर्शन होना चाहिए, सैंड का क्या होना चाहिए, स्टोन का क्या होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि वॉल्यूम या वेट प्रेफर तो हम लोग करते हैं, कौन सा प्रेफर करते हैं बताइए तो। जी, वॉल्यूम सोचते बैचिंग वेट बता। कर लेते हैं, वेट। हाँ, सुन, जनरली वेट बैचिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम या वेट दोनों, बताइए। दोनों किया जाता है। सुनिए ना, स्टील बार वाला में लिखे हैं ना कि बिगर डायमीटर का जो बार होता है ना वो जनरली वेल्डिंग के द्वारा ही किया जाता है जॉइंट, और अच्छा। अथी पोजीशन पे रखने से पहले उसका टेस्टिंग कर लिया जाता है। और क्लियर कवर जो कि स्टील होना चाहिए उसके जो आप पूछे थे ना एक बार सर से, वो 4 से 5 सेंटीमीटर होना चाहिए क्लियर कवर, ठीक है। ओ, अच्छा। बस और कुछ नहीं लिखे हैं। हाँ, नहीं, प्रपोर्शन में वही लिखा हुआ है कि कंक्रीट का क्या होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे वेट बैचिंग मेंशन किया हुआ है तो वेट बैचिंग से ही हम लोग लेंगे। फिर वही लिखा हुआ है कि मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 1 to 4 का अगर यूज कर रहे हैं तो 14 होना चाहिए, ठीक है। 7 दिन में देना चाहिए M14, मतलब कि 14 N/mm²। फिर सैंड के बारे में लिखा हुआ है ना कि सैंड को वॉल्यूम से ही मेजर करेंगे। और एक होता है बैचिंग बॉक्स, शायद उसको बोलते हैं, उसका नाम एग्जैक्ट हमको नहीं याद आ रहा है अभी। उसका डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है, 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये इस इतना साइज का होना चाहिए। क्या 30 सेंटीमीटर बाई 38 सेंटीमीटर, ये दोनों होता है, दोनों का वॉल्यूम एक सीमेंट बैग के बराबर होता है। अरे फार्मास बोलते हैं जी, याद आ गया, देखें आपको बताते बताते हमको याद आ गया। फार्मास बोलते हैं उसको। अच्छा, ये सुनिए ना, मेरे हमारे पापा मतलब इसीलिए का आप फर्मा बोलते हैं जी, फर्मा सा स्पेलिंग बोलिए तो। FARMAS। अच्छा, फरमा बोलते हैं, एगो लकड़ी के एगो बना हुआ रहता है या स्टील का एक बक्सा छोटा सा। तो वही तो चीज है फरमास, यानी ओरिजिनल इसका नाम फरमास होता है। हाँ हाँ। जैसे सबमर्सिबल पंप का कैसे समरसेबुल बन गया है नाम, वैसे ही लगता है अच्छा। फरमास का फरमा बन गया है। सही बता रहे हैं आप। तो सारे मटेरियल को ड्राई में ही हम लोग को नापना है, ठीक है। अब मिक्सिंग में वही लिखा हुआ है कि स्टोन सैंड सीमेंट को किस तरीके से मिक्स करना है, कितना रेशियो में लेना है। मिक्सिंग के बाद पानी का क्वांटिटी कितना होना चाहिए, तो क्वांटिटी यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 25 से 30 लीटर पर बैग सीमेंट के हिसाब से पानी को मिलाना है। नहीं नहीं नहीं, हाँ सही बताया, ठीक है, इस हिसाब से पानी। अच्छा, मिक्सिंग इस तरीके से करना है ताकि प्लास्टिक मिक्स यानी कि यूनिफॉर्म कलर का जब तक ना मिल जाए तब तक मिक्स करना है। लेइंग के बारे में लिखा हुआ है कि कंक्रीट का किस तरीके से ले करना है, तो जेंटली ले करना है। अब इस तरह के पटक के करेंगे तब तो वो सेग्रीगेशन हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले उसका टेस्ट करेंगे ना।
हाँ, नहीं नहीं नहीं, टेस्टिंग वगैरह का तो अलग प्रोसीजर ही है। मतलब लेइंग से पहले तो स्लम्प टेस्ट करेंगे कि स्लम्प हाँ 7.5 सेंटीमीटर हाँ, से होना 10 चाहिए। सेंटीमीटर चाहिए। हाँ हाँ, स्लम टेस्ट तो करेंगे लेंगे से पहले, ये बात यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, करेंगे। हाँ, हम ऋतु से लिखे हैं कि अ स्लम्प ऑफ 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर में भी अलाउड फॉर बिल्डिंग वर्क एंड 4 से 3 सेंटीमीटर, उल्टा पता नहीं क्या लिखा था ऋतु में, हम लिखे तो हैं, हमरा गलती लग रहा है, अजीब नहीं है। 4 से 3 सेंटीमीटर में भी अलाउड फॉर रोड वर्क, और ये टाइम टू टाइम मतलब स्लम्प टेस्ट करते रहना चाहिए लेइंग से पहले मिला। अच्छा, ठीक 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 है, स्लम टेस्ट यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। देखिए लेइंग कर दिया। लेइंग करने के बाद फिर वही है कि ये कंक्रीट को हम लोग कंटिन्यूअसली मतलब डालते जाएंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि इफ लेइंग इज सस्पेंडेड देन रेस्ट द कंक्रीट सेल बी स्लोप्ड एट द एंगल 30 डिग्री। अच्छा, ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कंक्रीट को ले कर दिए वुडन टेम्पर से, उसको क्या कर दिए, प्लेन भी कर दिए। सुनिए ना, हम्म। अ, ये 15 एक बार में 15 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं मतलब डालना चाहिए, ये तो सही है। और फिर कॉम्पैक्ट करना चाहिए वाइब्रेटिंग मशीन से, और टेम्पर करना चाहिए वुडन टेम्पर से, ठीक है। अच्छा ठीक है, इतना तो क्लियर है। हाँ, कंक्रीट कंटिन्यूअसली ले करना है। अगर जो लेइंग बीच में सस्पेंड कर दिया गया है तो इसमें एक स्लोप दे दिया जाता है 30 डिग्री का। 30% हम लिखे हैं, 30 डिग्री ना। 30 डिग्री। हाँ, 30 डिग्री का, और उसका सरफेस रफ कर दिया जाता है। 30 डिग्री का शायद इसलिए किया जाता हो ना कि आयत ढाई सिकल ना बैठ जाए, मतलब कि खुरदरा भी बनाया जाता है ताकि मतलब सर के बैठे, अच्छा से हाँ बैठे। हाँ, थोड़ा सा स्लोपिंग दे देंगे तो उसमें जाकर के एडजस्ट हो जाएगा, यही ना बोलना चाह रहे हैं आप तो। ऐसे नहीं बैठ जाएगा दो दानियां। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक है। मतलब फिर उस परपेंडिकुलर नहीं रह करके 30 डिग्री पे उसको एक कोन टाइप का बना देते हैं। हाँ, फिर उसका सरफेस रफ कर दिया जाता है ताकि फर्दर ज्वाइंटिंग अच्छा से हो जाए। फिर हम्म। फॉर्म वर्क, फिर आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क इन ड्यू टाइम द कंक्रीट सरफेस शैल बी फ्री फ्रॉम हनी कॉम्बिंग। उसमें हनी कॉम्बिंग वही ना जी, जो छोटा छोटा छेद छेद हो जाता हम्म, है, पनिया हाँ उड़ हाँ, जाता है। फिर वही वही। नहीं होना चाहिए, और एनी अदर डिफेक्ट से मतलब फ्री होना चाहिए। अच्छा, क्यूरिंग के बारे में वही लिखा हुआ है कि उसको मतलब पॉन्डिंग कर देते हैं, और क्या मतलब जूट बैग से वेट करके उसको उड़ा दीजिए और पानी छिड़कते रहिए। इसके बारे ये में बताइए आप। हाँ, बता रहे हैं क्योरिंग का होता ना है कि ये मतलब कि जो भी जब आप अथी किए हैं ना कंक्रीट प्लेस, तो उसके 12 घंटा के बाद, मतलब तुरंत नहीं, 12 घंटा के बाद उस पे जूट का बोरा रख दीजिए, या फिर वेट सैंड रख दीजिए, और उसको 24 घंटा तक रखिए। और 24 घंटा के बाद क्या कीजिए कि उस पे फ्री फ्लडिंग कर दीजिए पानी का, ठीक है। ठीक है, नोट में इतना पॉइंट ही लिखा हुआ है। हाँ हाँ, उस उतना ही है। में लिखने के लिए बताए हैं कि अगर पीसीसी वर्क इन फाउंडेशन अगर कहे ना तो आरसीसी वाला नहीं डिस्क्राइब करना है। अच्छा। ये अथी के लिए अथी के हैं। अच्छा, Yes, सेंटरिंग और सेटरिंग के बारे में लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है कि ग्रीसिंग व्रीसिंग डाल करके सेटरिंग करना चाहिए। ठीक है। हाँ, खड़ उखड़ जाए अच्छा से। अच्छा, एक और चीज हम देखे हैं, हमरा नहीं समझ में आया था। स्टील प्लेट और टिम्बर शटर शुड बी सो टाइटेंड बाई प्रॉप्स, क्या किस चीज से टाइट करते हैं इसको। क्या टाइट कहने मतलब है कि लीकेज ना हो। अब प्रॉप से टाइट थोड़ी ना होगा वो, उसको जैसे कि टिम्बर का लगा रहे हैं ना आप, हाँ, तो उसको मतलब कि आस पास जब लगाते हैं ना तो कांटी उटी ठोकते हैं, तो अच्छा से कांटी ठोक देना है, और क्या। तो क्या ये लिखा हुआ है, हमरा मीनिंग समझ में नहीं आया वो वर्ड का, कि स्टील प्लेट और टिम्बर शटर शुड बी सो टाइटेंड बाय प्रॉप्स, क्या किस इसका नाम क्या होता है। सर का लिखा प्रॉप्स, होता। प्रॉप से मतलब समझ नहीं रहे हैं, मतलब नीचे से वर्टिकल जो खड़ा देते हैं ना सपोर्ट करने के लिए, अच्छा उसको प्रॉप्स बोलते हैं। कल है क्लास में तो सर बताए थे, सौरभ अच्छा सर। अच्छा, नहीं हम कल का क्लास कर पाए थे जी, मेरा तबीयत खराब है। उसका रिकॉर्डिंग हम सेंड कर दिए, देख लीजिएगा। प्रॉप्स मतलब वर्टिकल जो दे रहे हैं ना सपोर्ट, उसको बोलते हैं। अब वर्टिकल कोई जरूरी नहीं कि 90 डिग्री पे हो, थोड़ा सा इंक्लाइंड भी लगाते हैं हम लोग को सहूलियत के हिसाब से। इसमें एक और चीज है, नो प्लास्टरिंग शुड बी मेड ऑन कंक्रीट सरफेस, ये कैसा चीज है जी। प्लास्टरिंग नहीं करना चाहिए कंक्रीट सरफेस पे। अरे सेंटरिंग और सेटरिंग कर रहे हैं तो प्लास्टरिंग कहाँ से करेंगे। हमरा बाद लग में रहा करेंगे, सेंटरिंग सेटरिंग सब कवाड़ला के बाद में करते हैं हम लोग ये प्लास्टरिंग। है गजब, लेकिन पॉइंट लिखल है। हमको लग रहा है ना कि जो सेंटरिंग और शटरिंग है ना उसको इस तरह से करना चाहिए ना कि उसका जो सरफेस है वो प्लेन हो, उसमें प्लास्टरिंग करने का कोई जरूरत ना हो। हाँ, स्मूथ हो। हाँ, ऐसा पॉइंट बाद में, देखे थे गूगल पर। हाँ,
हाँ, ये पॉइंट तो सही बता रहे हो बॉस। ये ना। जानते हैं हम लोग जब अथी वाला प्लाईवुड वाला करते हैं ना, तो बिल्कुल हाँ स्मूथ उसमें, सरफेस होता है। हाँ उसमें नहीं होता है। अच्छा हम्म, सुनिए ना, मेरे गांव के जो मिस्त्री है ना, वो उनसे पूछे थे ना कि देख आप करते हैं तो खुरदरा रहता है कंक्रीटवा, कॉलमा वाला। और अथिया जो कॉन्ट्रैक्टवा पर ले ले रहता है, जो स्टीलवा वाला से ढक्कनवा से करता है, उसका एकदम चिकना रहता है, स्मूथ। तो हाँ, बोले तो ना, स्टील वाला चिकना देगा, लकड़ी वाला देता है ना जो इरेगुलर थोड़ा देता है। सुनिए ना, तो बोले ना कि आपको क्या लग रहा है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि, तो हम बोले कि डेफिनेटली देखने में ई वो वाला अच्छा। ई वाला ई वाला। ना ना ना, लेकिन यही अच्छा रहेगा। जैसे कि देखिए, टकाई करके प्लास्टरिंग जब हम लोग करते हैं ना है, तो हाँ ये रफ जो रहता है ना, इसमें प्लास्टर अच्छा से बैठेगा। और हाँ, वही ज्यादा अगर आपका। बोले, वही हाँ, बोले कि प्लास्टरिंग इसमें करेंगे ना तो ज्यादा ई वाला धरेगा, वो वाला में प्लास्टर गिरे के जल्दी संभावना रहता है, हाँ, इसलिए ये तो ज्यादा उसमें अच्छा है। उसमें टकाई करना पड़ता है। टकाई के बारे में कुछ नहीं है। जैसे छत अगर बहुत आपका स्मूथ है ना, और प्लास्टिक पेंटिंग वगैरह करना है, तो क्या करना पड़ता है ना, कि उसको टकाई यानी कि हथौड़ी और छेनी लेकर के उसको हाँ खुरदरा बनाते हैं, जगह जगह पे, पूरा हाँ, जगह। गाँव में एक ऐसे करना पड़ा था पहले, हथौड़ी छेनी से पूरा टकाई किए थे। ओ, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। फिर शटरिंग ये सब को रिमूव करना है, 15 दिन के बाद करना है। ये लिखा हुआ है, जानते हैं कि इसका शायद स्लैब का लिखा हुआ है। हाँ, बीम के लिए 21 दिन, और आरसीसी कॉलम के लिए 4 दिन। हमरा ना लगता है हाँ, कि 4 दिन छोड़ता है कॉलम में। ना ना ना, निकल जाता है कॉलम, जैसे कि आपका वर्टिकल में मरना हुआ। तो वही बोल रहे हैं कि 4 दिन अब कोई नहीं रखता है, लगता है 2 से 3 दिन में उखाड़ देता है। हाँ। अरे ऐसे तो वहाँ पे 21 दिन लिखल है ना बीम के लिए, वो 15 दिन से ज्यादा नहीं रखता होगा। ना ना, नहीं रखता है, सही बोल रहे हैं। ये जी, अब हमारा 2% बैटरी बच रहा है, डीपीसी अब बाद में कीजिएगा। अच्छा ठीक है, डीपीसी के बारे में कर लेते हैं हम लोग, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो आज अच्छा ही वो सब। कैम्बर के बारे में बताइए, तो एक इसी में पॉइंट है। कहाँ पे है बताइए, पढ़िए ना पहले। फॉर स्लैब एंड बीम स्मॉल कैम्बर शुड बी गिवन इन सेंटरिंग। अच्छा, स्लैब का या क्या लिखा हुआ है, फॉर स्लैब एंड बीम स्मॉल कैम्बर शुड। अच्छा अच्छा अच्छा। गिवन इन सेंटरिंग। सेंटरिंग में वही क्या बोल रहा है जी, समझ में तो नहीं आ रहा है ये पॉइंट। हमरा लगता है ना कि अथी ऊपर छतवा पर एक स्लोप देना हो रहता है ना। कैम्बर मतलब तो समझ रहे हैं कि क्या, वो तो पढ़े हैं रोड वाला में। हाँ, ऐसे इसका कैमर का वैल्यू दे ले है 1 सेंटीमीटर पर 2.5 मीटर, और मैक्सिमम 4 सेंटीमीटर दे सकते हैं कैमर। हमरा लगता है ना कि कैमर मतलब वही ना, पनिया उनिया गिरे लगे छत पर से। अरे पानी नहीं गिरने के लिए ना कैम्बर देंगे जी। एक स्लोप नहीं दिया जाता है छत पर से पानी एक तरफ आने के लिए। हाँ, हो सकता है, सही बता रहे हैं आप। हम इसका ये। देखे हैं ना, अब जा। क्या दिया। कि अगर अगर प्लेन अगर शटरिंग कीजिएगा ना, तो हम्म जब उस हम्म पर कंक्रीट ले कीजिएगा तो उस हल्का सा डिफॉर्म हो जाएगा। और हल्का अगर अथी कैम्बर दीजिएगा हल्का अपवर्ड की तरफ, तो जब उस हम्म। पर कंक्रीट डालिएगा ना तो तब प्लेन हो जाएगा। तो डिफॉर्मेशन नहीं होता है इसमें कंक्रीट में। और अनुज भाई का भी पॉइंट सही है कि पानी ढल के गिरेगा ना, जहाँ पे हम लोग अथी ड्रेनेज नहीं प्रोवाइड नहीं, ये पॉइंट नहीं था, हम देखे थे। तो भेजिएगा तो आप इसको पॉइंट जो देख। इसका यूज किया जाता है ब्रिज में, या फिर जहाँ लॉन्ग स्पैन बीम होता है ना वहां पर डिफ्लेक्शन से बचने के लिए, क्या कि जब डिफ्लेक्ट। शटरिंग पर डिफ्लेक्शन से, अच्छा, मतलब थोड़ा सा जब इंक्लाइन रखेंगे तो अच्छा से प्लेन होगा, ये बताना चाह रहे हैं आप। हाँ जैसे कितना भी मजबूत रहेगा तो उस पर कंक्रीट लगाएंगे डालेंगे तो उसके लोड के कारण हल्का सा तो डिफॉर्म होगा ना अति सेंटरिंग। हम्म। तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए। वो ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा था। डीपीसी के बारे में बताइए आप कुछ। डीपीसी मतलब जिसमें कि सीमेंट होता है, और सीमेंट और कोर सैंड होता है और स्टोन एग्रीगेट होता है। इसको 1-3 में बनाया जाता है। और इसमें जो 2% इम्पर्मो या फिर वाटर प्रूफिंग मटेरियल मिलाया जाता है। द सीमेंट शैल बी, हम्म। और वही जो सीमेंट होगा वो पोर्टलैंड। हाँ बताइए ना, वो हरिओम इम ऑन किया हुआ था माइक। इम इन्फर्मो एक इम्पर्मो तरह का वाटर अथी वाटर वाटर प्रूफिंग प्रूफ। मटेरियल है। सेम सोल इन्फर्मो ये सब जो हुआ ना, डीपीसी के तौर पे यूज होता है। वही है। और जो सैंड होगा वो क्लीन होना चाहिए और 4.75 mm से कम होना चाहिए। फिर से मिक्सिंग है तो मिक्सिंग को इसको
मिक्सिंग करने से पहले एक मैसनरी प्लेटफॉर्म बना लेंगे जिस पर मिक्सिंग करेंगे, या फिर आयरन शीट भी रख सकते हैं। और उसका प्रोपोर्शन होगा 1:3, जिसको कि मेजरिंग बॉक्स से मेजर करेंगे, जो आप पीछे बताए थे। हाँ, फरमा जो बताए थे। हाँ। और जो द सीमेंट इज फर्स्ट मिक्स थ्रूली विथ द वाटर प्रूफिंग, मतलब पहले इसको ड्राई मिक्स बनाया जाता है सीमेंट और वाटर प्रूफिंग का। और फिर उसके बाद उसमें सैंड मिलाया जाता है, और फिर उसके बाद एग्रीगेट मिलाया जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे पानी डालकर और वर्केबल कंसिस्टेंसी तक ओ, मतलब मिक्स किया जाता है। अच्छा, इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि हम लोग थी कंक्रीट मिक्सर से मिक्स कर रहे हैं, या ये सब प्रोसीजर तो हमको लगता है कि हैंड मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 3 टाइम्स टू गिव, मतलब 3 बार टर्निंग किया जाता है ताकि यूनिफॉर्म एंड होमोजेनियस कंक्रीट हो जाए। हम्म, ना ना, जैसे जैसे प्लेटफॉर्म ये सब बना रहे हैं तो वो तो हैंड मिक्स का है। मशीन मिक्स, मशीन मशीन मिक्स मिक्स के लिए हम लोग कंक्रीट का प्लेटफॉर्म कहाँ बनाते हैं जी? उसको मशीन। मतलब नीचे गिराने के लिए। हाँ, शायद हो सकता है। ठीक है। अच्छा, मिक्सिंग सेल बी डन बाय टर्निंग एटलीस्ट थ्री थ्री टाइम्स टू गिव अ यूनिफॉर्म होमोजेनियस। यूनिफॉर्म। फिर उसके बाद लेइंग है। लेइंग के बारे में बताइए। लेइंग जो है ना, वो लेइंग जिस पर माने कि जो ब्रिक हो रहेगा ना लेइंग का, उसका ब्रिक का जो फ्रॉग रहेगा वो डाउनवर्ड होना चाहिए, मतलब नीचे की तरफ। हाँ हाँ जैसे हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। द लेवल ऑफ सरफेस शुड बी चेक्ड लॉन्गिट्यूडनली एंड ट्रांसवर्सिंग, उसको लेवल चेक कर लेंगे। लेवल फिर चेक उसके कर बाद देंगे, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद शटरिंग दे देंगे स्टील या फिर बैटन का 2.5 सेंटीमीटर का दोनों तरफ से, और उसको अच्छे से फिक्स कर देंगे दोनों साइड वाल के। फिर अच्छा। डीपीसी शैल बी लेड इन कंटिन्यूअसली इन 1 डे विदाउट एनी ज्वाइंट, इसको एक ही दिन में बिना किसी ज्वाइंट के लेड करना है, मान कि उसको मतलब सेट कर देना अरे है। हाँ हाँ, सेठ नहीं, मतलब कि डीपीसी बिछा रहे हैं ना हम लोग कोड, उसका जो भी हम्म। परत दे रहे हैं 25 सेंटीमीटर में देते हैं ना ना, पच्चीस 25 mm। 25 mm देते हैं। तो क्या करना है कि एक सलगा दे देना है। एक सलगा कहने का मतलब कि उसके बीच में ज्वाइंट नहीं एक। रहेगा। ज्वाइंट हाँ। अगर देंगे ना तो क्या होगा कि पानी वहां से रिसने का चांस रहता है। ऐसे भी समझना हम्म। कि ज्वाइंट हमेशा कमजोर कड़ी होता है किसी भी स्ट्रक्चर का। कमजोर, हाँ हाँ। हाँ, तो फिर अगला वही। है कि शटरिंग में बी रिमूव्ड आफ्टर 3 डेज, इसको हाँ, 3 दिन तीन में इसको दिन निकाल देंगे। लेकिन इधर तो मतलब एक ही बार में कर देता है, हल्का करता है फिर निकाल देता है। ठीक है, सेटरिंग के बारे में उतना ना ध्यान रखना है। फिर क्यूरिंग के बारे में क्या लिखा हुआ है कि वाटरिंग को हम लोग 7 दिन तक देते रहेंगे। वाल लास्ट में बिटुमिन कोट कैचू पेंटेड लिखा हुआ है। बिटुमिन कोट या पेंटिंग विथ एस्फाल्ट। बिटुमिन कोट क्या बता रहे हैं आप? वही ना, पेंटिंग विथ एस्फाल्ट है ना? हाँ, 2 कोट, 2 कोट का। हाँ हाँ, 2 कोट लिखा हुआ है। 2 कोट ऑफ एस्फाल्ट शुड बी अप्लाई ऑन द अपर सरफेस ऑफ डीपीसी। डीपीसी के ऊपरला सतह पे ये 2 कोट मार देंगे एस्फाल्ट के। फर्स्ट हाँ, कोट में वाटर को जाने से बचाएगा ना। फर्स्ट कोट जो हुआ ना 15 kg पर 100 स्क्वायर फीट। और सेकेंड वाला देंगे ना, सेकेंड कोट वो 10 kg, मतलब वो कम रहेगा, 10 kg पर 100 स्क्वायर फीट। ये देंगे, ठीक है, यूनिफॉर्मली देंगे इसको। और द सरफेस इज इमीडिएटली ब्लाइंड विथ कोर्स सैंड एंड टैम्ड लाइटली। वह ये क्या बोल रहा है कि इमीडिएटली ब्लाइंड कर देंगे कोर्स सैंड से, मतलब ढक देंगे सरफेस को। वही तो लग रहा है। लग तो वही रहा है। और टैम्प्ड स्लाइटली, हल्का हल्का उसको ठोक देंगे। ठीक है। ब्रिक वर्क फाउंडेशन प्लिंथ सुपर स्ट्रक्चर का ब्रिक वर्क बता रहा है। और एक और ब्रिक वर्क लगता है कि किसका बताया है? लेइंग इन सुपर स्ट्रक्चर, मोटार, क्यूरिंग। ठीक है, ब्रिक वर्क के बारे में कर ही लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग। छोटा सा है। हाँ, छोटा सा बताइए, ब्रिक वर्क के बारे में बताइए। ठीक है, बताते हैं। जो ब्रिक इसमें यूज होगा वो अच्छे तरह से जला होना चाहिए, मतलब पका होना चाहिए। हाँ, फर्स्ट और क्लास होना चाहिए, साफ साफ कहने का हाँ, मतलब यही। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क होना चाहिए। इसका कलर भी जो फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क का होता है चेरी वही रेड। डीप चेरी रेड चेरी लिखा रेड हुआ या है। फिर कॉपर कलर का होना चाहिए। बिल्कुल। इसका शेप रेगुलर होना चाहिए, और इसका जो एज है वो शार्प होना चाहिए, ब्लंट नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे स्लोप 90 जैसा डिग्री नहीं होना होना चाहिए। चाहिए। हाँ, हाँ। 90 डिग्री। इसमें से अगर 2 गो ब्रिक को अगर स्ट्रक करेंगे तो रिंगिंग साउंड क्लियर आवाज सुनाई देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और ये क्रैक से फ्री होना चाहिए, इसमें कोई लंप वगैरह नहीं होना चाहिए।
लैंप वगैरह समझ रहा है ना, जैसे कि तोड़ते हैं तो क्या होता है ना कि लाइन हाँ का हाँ। कभी छोटा छोटा टुकड़ा ये सब मिलता है ढेला टाइप का, तो वो नहीं निकलना चाहिए। हम्म। वो कमजोर करता है फिर ईटा को। फिर जो इसको 1 घंटा, अगर ब्रिक को अगर 1 घंटे तक पानी में रखेंगे तो ये जो है अपने वेट का 1/6 वाटर एब्जॉर्ब कर, 1/6 नहीं से करे, ज्यादा ठीक है। नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, 1 घंटा के डुबा के रखेंगे पानी में तब। ठीक है, ब्रिक हाँ सेल है मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ, मतलब 105 किलो न्यूटन ये केजी पर सेंटीमीटर के कम उसका स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए मिनिमम क्रशिंग, जब उसको इसका दबा। अगर अथी में कीजिएगा ना तो 10.5 आता है, जो कि फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क का होता है। 10.5 किलो न्यूटन होता है। हाँ यही तो लिखवाए थे, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क का ये होता है। स्ट्रेंथ इतना होता है, ठीक है। इट शुड बी फर्स्ट क्लास ऑफ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, लास्ट में लिखा है ना फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, पहला ही लिख के लिखते तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है। हम्म। अगला मोटार के बारे में लिखा है, हम बता देते हैं। सीमेंट सेल भी बताइए। फ्रेश। देखिए सीमेंट जो है पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन का होना चाहिए। स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर सीमेंट मोटार सैंड, देखिए वही लिखा हुआ है कि शार्प होना चाहिए, क्लीन एंड फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक फॉरेन मटेरियल। अच्छा, सैंड सेल भी शार्प, सैंड सीमेंट मोटार सैंड सेल भी शार्प, ये सैंड शार्प कैसे हो सकता है जी? क्लीन और फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर तो समझ रहे हैं, जो भी हो शार्प यहाँ पे नहीं होना चाहिए शायद। फिर है ना कि कोर्स और मीडियम सैंड का ही यूज करेंगे। ठीक है। फिर प्रपोर्शन लिखा हुआ है सीमेंट सैंड मोटार का, वो 1:3 से 1:6 तक स्पेसिफाइड जैसा रहेगा उस हिसाब से। सब तो फालतू पॉइंट हमको लग रहा है, लेकिन फिर भी अब स्टार्ट करें तो खत्म कर ही के मारेंगे। देखिए सीमेंट एंड सैंड शुड बी मिक्स्ड विद द यूज ऑफ मेजरिंग बॉक्स, वही फरमा से नापेंगे। फर्स्ट इट शुड बी ड्राई, ड्राई सबसे पहले ड्राई मिक्स होना चाहिए। और उसको तब तक मिलाते रहेंगे जब उसका कलर जो है यूनिफॉर्म ना हो जाए। जैसे सीमेंट 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 नजर आने लगता है ना, जैसे बालू का कलर पहले क्या कर रहता है, रेडिश टाइप का रहता है ना, है तो वो ना दिख करके हम लोग को हाँ क्या हाँ। दिखने लगे, ग्रे दिखने लगे, ठीक है, सीमेंट के कलर का। यूनिफॉर्म कलर दिखाई देना चाहिए। हाँ हाँ वही है। उसके बाद क्लीन वाटर को ऐड करेंगे धीरे धीरे, और जितना वर्केबल कंसिस्टेंसी चाहिए उतना तक हम लोग को पानी मिला देंगे। फिर है कि मोटार शुड मिक्स थ्रूली बाय टर्निंग लीस्ट 3 टाइम, 3 बार उसको अलट पलट करेंगे अथी से, क्या नाम है जी हम्म। उसका? क्या नाम है उसका, करनी से, करनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करनी से हो जाएगा, उतना छोटा रहेगा तो। अरे मोटार छोटा है, ट्रोवेल ये ट्रोवेल। लिख। हाँ हाँ ट्रोवेल, हाँ ट्रोवेल से कर लेंगे। अरे ये सब हैंड मिक्स है बॉस, हम समझ गए पहले ही, समझ गए। अच्छा, जो विनोद एस। सर भेजे हैं उसी से ना? हाँ हाँ हाँ, सब हैंड मिक्स है, हमको लग तो रहा है यही। उसके बाद स्टार्ट कर देना, मोटार बन गया तब। अब देखिए यहाँ पे सोकिंग ऑफ ब्रिक्स लिखा हुआ है, देखिए ये मसाला तैयार किए हैं अभी, मटेरियल, समझ गए हम्म। मोटार। उसके बाद अब सोकिंग ऑफ ब्रिक, यानी ब्रिक को कैसे डुबाना है उसके बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले जैसे भिंगा करके ना हम लोग ईटा बिछाते हैं, तो भिंगा भिंगा हुआ ईटा बिछाते हैं, तो ब्रिक को क्या हम्म। करेंगे, फुल्ली सोक्ड इन क्लीन वाटर, सबसे पहले तो क्लीन वाटर में उसको पूरा डुबा देना है। आ, हम्म। 12 घंटा के लिए डुबा देना है, ठीक है। और उसके बाद तुरंत उसको यूज करना है। सोकिंग सेल भी कंटिन्यू टिल एयर बबलिंग इज सीज, वही लिखा हुआ है कि सोकिंग तब तक करना है जब तक उसके अंदर का सारा बबल वगैरह ना निकल जाए। हाँ, और इसका पर्पस बताइए तो। अरे जैसे वो बहुत तरह का पर्पस हो सकता है, जैसे हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलने में मदद भी करेगा वो, फिर अच्छा सा बॉन्ड भी बनाता है, स्ट्रेंथ। मेन कारण तो वही हुआ कि बबल ही सब निकल जाएगा तो सही रहेगा, और क्या। और बताइए इसका अगर में कुछ और जानते हैं तो। इसका बताएं क्या क्लास होता। बताइए। मोटार से वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा उतना। तो वही तो हम हम्म। बताएं कि हाइड्रेशन ही सबसे बचाएगा। अच्छा, आगे मतलब लेइंग ऑफ। पानी इसी में से निकल करके करते रहेगा, ऐसे क्यूरिंग तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन मान लीजिए कि क्यूरिंग कम कर रहे हैं तो उस केस में थोड़ा सा मदद करेगा ये, ऐसे पानी हम्म। तुरंत सूख जाता है। अच्छा, लेइंग इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ बता रहे हैं, ठीक है। द बेड ऑफ फाउंडेशन शुड बी वेट आफ्टर स्प्रेडिंग क्लीन सैंड, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि बेड जो हुआ ना फाउंडेशन का, वो वेट होना चाहिए, उस पे क्लीन सैंड ये बिछा देंगे, ठीक है। मतलब कि साफ सैंड छिड़क देते हैं जब भी फाउंडेशन का ये करते हैं तो। उसके बाद क्या करना है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक को, जो कि वेल बाउंडेड होना चाहिए, यानी कि मोटार वगैरह अच्छा से देना है, उसको बिछा देंगे। वो इंग्लिश या फेल्मिश बॉन्ड कुछ भी हो सकता है। अगला है कि हर एक कोर्स को क्या करना है कि ट्रूली हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल करने के लिए होता है ना, कौन बार होता है जी, और हॉरिजॉन्टल देखने के लिए हम लोग वर्टिकल। अर्थी का यूज करते हैं। बबल वाला क्या होता है, उसका नाम क्या है जी?
हम जिसमें अथी रहता है, अल्कोहल का लिक्विड हाँ, रहता है, पाइप पाइप वगैरह रहता है। उसका नाम नहीं याद आ रहा है हमको। लेबलिंग बॉक्स, क्या लेबलिंग, क्या नाम है उसका, लेवल मीटर, लेवलिंग डबल क्या लेवलिंग है? ट्यूब नहीं ना, ट्यूब क्या, होता है। ना 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 ना, लेवलिंग ट्यूब। लेबलिंग ट्यूबे तो लगता है नाम है उसको करो, लेकिन अभी भी हाँ, लग रहा वैसे है ही कुछ, कि हाँ, छोटा सा है। लेबलिंग ट्यूब हाँ, रहता है। उससे हॉरिजॉन्टल नापेंगे और वर्टिकल भी ऐसे वो नाप देता है, लेकिन वर्टिकल के लिए हम लोग प्लम्बो, फिर है कि वर्टिकल जॉइंट्स ऑफ कंसेक्यूटिव कोर्स शैल नॉट कम डायरेक्टली ओवर द अनदर। फिर वही है कि वर्टिकल जॉइंट एक दूसरे के कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्रैक जल्दी डेवलप करेगा और ये दीवार गिरने का डर रहेगा। तो वर्टिकल जॉइंट जो है वो अलग अलग जिग जैग रहे, ठीक है, ये बात तो हम लोग पढ़े भी थे। फिर है कि डैमेज ब्रिक का यूज नहीं करना है। अभी नहीं कि ब्रिक टूटा हुआ है उसको साट दिए ले जाके वहां पे, तो वैसा नहीं करना है। टूटा हुआ है तो जहाँ आधा का जरूरत होगा वहां आधा देंगे, उस तरीके से उसका यूज कर सकते खोखला हैं। बन जाएगा वैसे। हाँ हाँ हाँ, खोखला बन जाएगा, सही बता रहे हैं। ऐसे कभी कभी यूज कर लेता है उसको भी। क्लोजर, क्लोजर सेल बी ऑफ क्लीन कट ब्रिक्स एंड सेल बी प्लेस्ड नियर द एंड ऑफ वॉल बट नॉट एट द अदर एज। क्लोजर्स कहने का मतलब क्या है कि क्लीन कट ब्रिक का होना चाहिए, जैसे सेल भी। किंग हो गया, क्वीन हो गया। अच्छा, क्वीन क्लोजर ये सब के बारे में बात कर रहा है क्या, हाँ किंग क्लोजर। हाँ हाँ, उसी के बारे में। अच्छा ठीक है। वॉल के एंड में उसको देना है, लेकिन दूसरे एज पे नहीं देना है। पता नहीं दूसरे एज पे क्यों नहीं दे रहे हैं, इसका कारण बाद में समझ में आएगा। अब देखिए, मोटार ज्वाइंट जो दे रहे हैं वो 6 mm थिकनेस से ज्यादा नहीं देना चाहिए। फुल्ली फिल्ड होना चाहिए मोटार से, 1:6 का मोटार अगर ले रहे हैं तो। फिर है ब्रिक सेल बी लेड विथ फ्रॉग्स अपवर्ड। फ्रॉग्स देखिए, उस केस में क्या था, डीपीसी वाला में बोल रहा था कि फ्रॉग नीचे में ही रहेगा, और अभी बोल रहा है कि फ्रॉग ऊपर में ही रहेगा, ठीक है, इतना याद रखिए। एक्सेप्ट इन टॉप कोर्स। अब सबसे ऊपरला कोर्स दे रहे हैं ना, तो उसको नीचे मुँह कर सकते हैं, मतलब कि प्लेन ऊपर रहेगा। सबसे टॉप कोर्स दे रहे हैं तब, ठीक है। सबसे ऊपर वाला दीवार का अगर लास्ट लेयर दे रहे हैं ना, ईटा बिछा रहे हैं, उस केस में बता रहा है। फिर है कि ब्रिकवर्क सेल बी कैरिड आउट नॉट मोर देन 1 मीटर हाइट एट ए टाइम। एक बार में अगर ब्रिकवर्क का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो 1 मीटर से ज्यादा हाइट तक उसको नहीं पहुंचा देना है, नहीं तो फिर वो स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाएगा। का यार उठा पटक कर रहा है वो। नहीं, आप खाना बनाने जा रहे हैं। अच्छा, तो माइक म्यूट कर दीजिए। देखिए, प्रोजेक्शन वर मेड शुड नॉट बी मोर देन 1:4 ब्रिक प्रोजेक्शन इन वन कोर। प्रोजेक्शन कहने का मतलब क्या है, समझ में आ रहा है क्या। नहीं, ये तो हमको भी समझ में ना आ रहा था। अच्छा ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं, सर ही बताएंगे कि किस तरह का प्रोजेक्शन का हाँ, बात कर। इसको अच्छा, मार्क कर प्रोजेक्शन, दिया। अरे अरे अरे, मार्क नहीं कीजिए, जो समझ गए। बाहर देते हैं, बाहर निकाला जाता है, हाँ उसी हाँ, ना। बाहर समझ गए समझ गए। 25% ईटा से हाँ ज्यादा बाहर आपको नहीं निकालना। अगर कैंटिलीवर कर रहे हैं तो क्या कर, जैसे नहीं देखते हैं बाउंड्री का लास्ट दे रहा है ना, तो क्या करता है ना कि ईटा को हम लोग को एज बाय एज लगाता है, तो थोड़ा थोड़ा बाहर भी हो जाएगा ना। मान लीजिए 5 इंची का दीवार है, तो आ, आधा ही ईटा न रह पाएगा, एज के अकॉर्डिंग रख रहे हैं तब, हम्म। हॉरिजॉन्टली प्लेस कीजिएगा दीवार पे तब। तो क्या होता है कि दोनों तरफ अगर निकल रहा है ना प्रोजेक्शन, तो यही ईटा का मतलब 1/4 ही निकलना चाहिए दोनों तरफ, ठीक है। फिर है कि व्हेन इंग्लिश बॉन्ड इज यूज्ड देन टॉप कोर्स शुड बी ऑफ हेडर बॉन्ड एट प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल पे जैसे ही पहुंचेगा तो इंग्लिश बॉन्ड अगर दे रहे हैं तो टॉप कोर्स जो है वो हेडर बॉन्ड होना चाहिए। ऑल जॉइंट शुड बी रैक्ड एट एंड ऑफ ईच डे ऑफ द वर्क। उसको रैकिंग कर देना है। ऑल जॉइंट शुड बी रैक्ड एट द एंड ऑफ ईच डे ऑफ वर्क। रैक्ड कहने का मतलब क्या है कि अथी एक्स्ट्रा अगर ये है दिया हुआ मोटार, तो वो क्या करना है, उसको झाड़ के नीचे कर देना है, यही हुआ रैकिंग का मतलब, ठीक है। हम रैक्ट मतलब वो नहीं, बताइए। जैसे ब्रिक जैसे आज का काम खत्म हुआ ना तो उसको रैक किया जाता है। एगो निकाला जाता है, एगो अंदर किया जाता है, एगो निकाला जाता है, एगो अंदर किया जाता है। इससे ज्वाइंटिंग अगला दिन। समझ गए समझ गए समझ गए। हाँ, रैकिंग वही। कहने का मतलब कि जिगजैग होना चाहिए ईटा का, जो भी दे रहे हैं, ताकि हाँ, अगला इसे दिन वहीं से काम करने में सहूलियत हो, यही ना। ज्वाइंट सही से बन हाँ सके। हाँ, ज्वाइंट ज्वाइंट सही से होना चाहिए। अब ये नहीं कि पूरा प्लेन अगर बना दीजिएगा तो क्या होगा कि अगला दिन जब ईटा जोड़िएगा तो गैपिंग रह जाएगा, यही ना। तो वहां से क्रैक फॉर्मेशन होने का चांस हो जाएगा। तो हाँ, ज्वाइंट का बात है तब तो रैकिंग करेंगे ही करेंगे। और हमको लग गया ना कि अथी प्लास्टर करने से पहले क्या करते हैं, हटाते ना थोड़ा थोड़ा मोटार बीच बीच से, वो हमको लगा कि होगा, लेकिन नहीं, आप सही बताएं। अच्छा, लेइंग इन सुपर स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर का ये था लेइंग फाउंडेशन और प्लिंथ लेवल तक ही। अब सुपर स्ट्रक्चर का लेइंग अलग होगा। ब्रिक शुड बी लेड इन इंग्लिश बॉन्ड अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड।
ब्रिक का जनरली हम लोग इंग्लिश बॉन्ड में ही करते हैं। अगर स्पेसिफाई है कि नहीं भाई आपको फेल्मिस बॉन्ड से करना है तब सुपर स्ट्रक्चर फेल्मी से भी कर सकते हैं। एंड ऑल स्पेसिफिकेशन लेइंग इन फाउंडेशन एंड प्लेन, ठीक है। फिर हम मोटार जो यूज करेंगे 1:3 होना चाहिए फॉर हाफ ब्रिक वर्क, और फुल ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो 1:4 से लेकर के 1:6 का यूज कर सकते हैं। फिर है कि आफ्टर ओपनिंग फेस ऑफ ब्रिक वर्क शुड बी स्मूथ एंड ट्रूली इन प्लम। ओपनिंग फेस कहने का मतलब क्या है, साफ साफ इतना समझिए ना कि आपका ट्रूली यानी प्लम्ब से नापिएगा ना तो आपका वर्टिकल होना चाहिए, ये तो समझ में आ रहा है। एट सी लेवल द बॉन्ड ऑफ ब्रिक्स सोड, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सोड बी द हेडर कोर्स, यानी सील लेवल पे हेडर कोर्स होना चाहिए। ये सब पॉइंट याद रहेगा, ये सब तो लिखल है। फिर क्यूरिंग के बारे में वही लिखा हुआ है कि 10 दिन तक आप पानी से उसको पटाते रहिए, क्यूरिंग करते रहिए, जब तक क्या हो कि एट द एंड ऑफ डे वर्क द टॉप वॉल सेल बी फ्लडेड विथ वाटर बाय मेकिंग स्मॉल वीक मोटार एजिंग कॉन्टैक्ट इतना मीटर डेप पॉन्डिंग। वही लिखा हुआ है कि पॉन्डिंग अगर कर रहे हैं, मतलब सबसे पहले तो ये एंड ऑफ डे वर्क यानी हर एक दिन का काम हो गया तो टॉप वॉल के क्या करेंगे, फ्लड यानी कि पानी से उसको फ्लड कर देंगे। लिखा हुआ तो यही है, वीक मोर्टार अरे एजिंग देकर। अरे वो तो हम समझ रहे हैं कि पॉन्डिंग कैसे होता है, थोड़ा थोड़ा मतलब कि सीमेंट का ही बना देते हैं वीक मोटार का। अभी नहीं, स्ट्रांग मोटार दे देंगे तब वो जो आप एजिंग प्रोवाइड किया वही नहीं कबड़ेगा, इसलिए वीक मोटार का रखते हैं ताकि कबड़ जाए। लेकिन ईटा पे ही कैसे करेंगे भाई, ये नहीं समझ में आ रहा है। वो तो हम लोग छत पे करते हैं, रूफिंग के लिए ये प्रोसीजर लिखा हुआ है पॉन्डिंग का। दीवार पे चुपचाप पानी इसमें हम तो लोग पटा पाइप से ही, उसमें कुछ नहीं, ज्यादा है तो बिछा दीजिए अपना गनी बैग्स यानी सूती बोरा, ओकरा पे पानी छिटक दीजिए, ये सब कर सकते हैं। लेकिन पॉन्डिंग का केस यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ये पॉइंट मेरे हिसाब से तो गलत है। ईटा पे कैसे प्रोजेक्शन बना करके पानी डालेंगे भाई, ये नहीं पता लग रहा है। बात तो है, अच्छा, लेकिन पॉइंट वही लिखा हुआ है। पॉइंट भी तो वही लिखा हुआ है, अच्छा ठीक है रहने दीजिए इसको। प्रोटेक्शन के बारे में लिखा हुआ है कि ब्रिक वर्क को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम इफेक्ट ऑफ सन, सन से तो बचाना ही बचाना है, रेन से सबसे इंपॉर्टेंट, रेन से बचाना है, रेन से ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के दौरान। रेन का कहानी एक बताते हैं, जैसे कि मेरा एक गौशाला तो समझते हैं ना, होंगे ना आप लोग, हम्म। हैं? गौशाला जहाँ जिसमें गाय गाय बांध, भैंस को रखा हाँ जाता है। हाँ हाँ, गाय गाय भैंस को रखा जाता है। तो मेरा जब गौशाला बन रहा था तो उस टाइम बारिश का टाइम था, ठीक है, और बन रहा था मड मोटार से, मड मोटार तो जानवे करते हैं, गिलावा। हम्म। तो बना करके जाता था ना तो सही रहता, मतलब कि एक दिन का काम किया और फिर क्या हुआ ना कि रात उत में पानी पड़ गया, क्योंकि दीवार जब बनता था गौशाला का तो दिन में पानी कम ही पड़ता था, रात में ही ज्यादा उस टाइम बारिश होता था। तो क्या होता था ना कि बहुत धीरे धीरे वर्क हो रहा था, सबसे पहले तो ये बात है। और दूसरी बात ये है ना कि काफी ज्यादा जितना पैसा लगना चाहिए ना उसका 2.5 गुना लग गया। एक गौशाला बनाने में मान के चलिए कि 50,000 खर्चा होता है, तो 2.5 नहीं, मतलब मान के चलिए कि 2 गुना तो जरूर खर्चा हो गया होगा। इतना एक गौशाला बनाने में लगा था पैसा, उसका दीवार वगैरह थी छावनी से बनाने में, समझ गए। तो कहने का मतलब यही है कि प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, या कंस्ट्रक्शन करवा भी रहे हैं तो बारिश का मौसम नहीं है चुनिए तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर है। ऐसे भी सिविल का वर्क बारिश में बहुत स्लो हो जाता है। ये जैसे कि उधर ही बाजार समिति में ही बना रहा था ना वो सीवर वाला सिस्टम, तो बारिश के कारण हम्म। बहुत स्लो हो गया, बारिश नहीं हो रहा था तो बहुत फास्ट काम कर रहा था, धड़ाधड़ काम चल रहा था। लेकिन जैसे ही बारिश हो रहा है ना तो बहुत स्लो कर दिया काम को। अब करेगा भी कैसे, जैसे नाला वाला खड्डा के एक्सकवेट किया था ना तो उसमें पानी भर गया है, तो पानी जब भर गया है तो पानी निकालने का व्यवस्था कैसे करेगा वो सब, डेली डेली जब बारिश हो रहा है तब, इसलिए काम को हम्म। भी बंद किया हुआ है। तो ब्रिक वर्क को हम लोग को रेन से बचाना चाहिए, एग्जाम्पल दे दिए हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मेरा देखा हुआ है बचपन का, वो भी एग्जाम्पल दे दिए हैं। गौशाला जब बन रहा था तो बहुत पैसा लग गया था। फिर सन से भी बचाना चाहिए, सन से इसलिए बचाएंगे क्योंकि पानी से भिंगा करके निकाले हैं, सूख न जाए, या बार बार तुरंत थोड़ी ना क्यूरिंग करने लगते हैं, तो सीमेंट हम्म। मोटारी से भी सूख जाएगा बार बार, और मतलब सन गर्मी से के भी दिन बचा। में, हाँ गर्मी लेबर में भी सही से वैसे काम भी नहीं ज्यादा करेगा। पानी दिया जाता है। हाँ और लेबर भी काम नहीं करेगा सन में, अगर कड़कती धूप है तो मतलब अच्छा से काम नहीं करेगा, करना तो चाहिए उसको काम। चलिए अब 2 टॉपिक और बचा हुआ है, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन बुक क्या होता है और लीगल एस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हम मतलब कि थोड़ा डिटेल में लिख दिए हैं, तो बताइए या हम ही बताएं। आप ही बताइए। ओहो अच्छी बात है, ठीक है, हम तो रेडी रहते हैं बताने के लिए। तो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन बुक के बारे में पहले हम लिखें, उसी के बारे में बताते हैं।
द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क आर रिटेन बाय अ स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन भी किसी भी काम का, जब वेरियस आइटम ऑफ वर्क हो गया यानी बहुत सारा काम रहता है, तो जो भी रिटेन किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लिखा जाता है। जैसे मान के चलिए कि पीडब्ल्यूडी हुआ, तो फॉर वर्क अंडर देयर जुरिडिक्शन, यानी पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत जो जो काम आता है, एंड बाय द सेंट्रल पब्लिक, सीपीडी डब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी मतलब सेंट्रल वाला हो गया, फॉर द वर्क अंडर देयर सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी पीडब्ल्यूडी उसके अंदर जो जो काम आता है उसका स्पेसिफिकेशन, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन बताएगा, और सीपीडब्ल्यूडी उसके अंतर्गत जो जो काम आता है उसके लिए बनाएगा, ठीक है। और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हो गया, वो हैज स्पेसिफाइड द स्पेसिफिकेशन फॉर वेरियस आइटम ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड अवेलेबल इन द बुकलेट। अब देखिए बीआईएस जो हुआ ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वो क्या करता है ना, है कि पूरा बुकलेट ही तैयार कर देता है स्पेसिफिकेशन का, और उसको गवर्नमेंट बुक डिपोट पे उसका सेल भी लगता है। अब जो ब्यूरो जैसे बीआईएस जो जो बनाता है ना स्टैंडर्ड, उसका नंबरिंग भी किया रहता है उसमें, ठीक है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि अदर डिपार्टमेंट्स लाइक MHADA और CIDCO, सबका फुल फॉर्म तो नहीं पता लेकिन लिखा हुआ है, MWSSB, MSEB, ये सब जो हुआ ना वो भी पब्लिश कर रहा है अपना खुद का स्पेसिफिकेशन का बुकलेट, ठीक है। कि कैसे काम को करना है हर एक आइटम का एग्जीक्यूशन के लिए। जैसे स्पेसिफिकेशन है तो स्पेसिफिकेशन उसमें मेंशन रहेगा। तो ये सब क्या हुआ ना कि स्टैंडर्ड बुक हुआ, अपना अंतर्गत पब्लिश करता है, इसके बारे में बताएं, ठीक है। दिस बुकलेट हेल्प इन फिलिंग अप द टेंडर फॉर्म टू बी फिल्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर। अब यही बुकलेट जो है ना वो आपका काम करता है कॉन्ट्रैक्ट को ये साइन करने में, ठीक है। while preparing the contract document only the serial number of a standard specification। अच्छा, जब प्रिपेयर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट तो सिर्फ क्या करते हैं ना कि सीरियल नंबर किसी भी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन जिसके अंतर्गत काम करना है ना, जिसकी हेल्प लेकर के उसका सिर्फ सीरियल नंबर हम लोग दे देंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन बुक जो है किस चीज में हेल्प कर रहा है, फिलिंग अप टेंडर फॉर्म, यानी टेंडर फॉर्म भरने में मदद कर रहा है। अब बताइए कुछ पॉइंट्स छूट रहा है तो, या कुछ पूछना है तो वो भी पूछिए। स्टैंडर्ड बुक मतलब वही ना, जैसे हम लोग IS कोड में केवल पेज नंबर देख कर बिल्कुल बिल्कुल, उसमें देखते हाँ हैं। हाँ 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 हाँ, वही वही चीज बोल रहा है। स्टैंडर्ड कहने का मतलब हुआ ना कि एक किसी ऑथोराइज्ड पार्टी के, पार्टी नहीं बोलिए, ऑथोराइज्ड ये क्या बोल, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में बोलना ज्यादा सही रहेगा, वही वर्ड हमको नहीं मिल रहा था। एक स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जो बुकलेट हुआ ना उसको स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन बुक कहेंगे, ठीक है। हम्म जैसे कि अभी बताए थे ना एक मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन बताए थे, तो वो स्टैंडर्ड हम्म नहीं होगा, वो बिल्कुल स्टैंडर्ड नहीं होगा, वो तो अपना कंपनी के लिए बना रहा है वो, या अपना प्रोडक्ट के लिए बना रहा है। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड कहने का मतलब है कि PWD हो, CPWD हो, BIS हो, या चार पांच को और नाम बताएं वो सब अपना जारी करता है, वो होगा स्टैंडर्ड, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स, चलिए तो आगे पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक कर लीजिएगा तो कहानी खत्म ही हो जाएगा। देखिए लीगल एस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन, इसको भी डिटेल में थोड़ा लिखे हैं, दो किताब से मिलाकर लिखे हैं तो डिटेल में नहीं होगा, ठीक है। तो लीगल एस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन के बारे में बताते हैं। द ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन आर टू इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, ये बात तो जान ही गए, अब इतना देर से डिस्कस कर रहे हैं तो, कि ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन दो इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट होगा हमारा, ठीक है। बिना ड्राइंग का भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते हैं, बिना स्पेसिफिकेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट का ही तौर इसके ये हुआ, वही इसके लिखा हुआ बिना है। तो टेंडर ही इनवैलिड हो जाएगा। हाँ हाँ, वही वही लास्ट में पॉइंट लिखा हुआ है, विदाउट अ स्पेसिफिकेशन द टेंडर डॉक्यूमेंट आर इनकम्प्लीट एंड इनवैलिड। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे ड्राइंग का बात नहीं करेंगे, सिर्फ करेंगे स्पेसिफिकेशन का बात। तो बिना स्पेसिफिकेशन के सबसे पहले तो लीगल एस्पेक्ट में क्या आ जाएगा कि हमारा टेंडर डॉक्यूमेंट ही इनकम्प्लीट हो गया भाई, तो इनकम्प्लीट है तो इनवैलिड भी है, यानी लीगल एस्पेक्ट से ये सही नहीं हुआ, ठीक है। फिर है कि ऑन ईच पेज ऑफ स्पेसिफिकेशन, ईच पेज नहीं समझिए, इसको ऐसे समझिए ना कि स्पेसिफिकेशन पे भी साइन किया जाता है, ठीक है, बोथ पार्टीज के द्वारा। तो वही बात लिखा हुआ है, द जनरल कैरेक्टर ऑफ द स्कोप ऑफ वर्क इज इलस्ट्रेटेड एंड डिफाइंड बाय स्पेसिफिकेशन। देखिए जनरल जो कॉन्ट्रैक्टर, ये द जनरल ये कैरेक्टर है जी, जनरल कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या हुआ स्पेसिफिकेशन का, कि वो किस तरीके से काम करना है वो काफी उसका वर्णन किया हुआ रहता है। तो स्पेसिफिकेशन पे भी एक तरह से साइन किया जाता है, या स्पेसिफिकेशन पे साइन नहीं हो रहा है तो मेंशन कर देगा कि ये स्पेसिफिकेशन से आपको काम करवाना है, तो बोथ पार्टी को राजी होना चाहिए उस बात पे, ये भी लीगल के अंदर ही आएगा।
सो इट बिकम अ लीगल बाइंडिंग, तो ये लीगल बाइंडिंग बन जाता है दोनों जब साइन कर चुका तो बोथ पार्टीज टू एडहेयर स्ट्रिक्टली टू द एग्रीड स्पेसिफिकेशन। अब जिस स्पेसिफिकेशन पे काम करवाने के लिए मान गए दोनों पार्टी, तो दोनों अड़े रहिए अपने अपने पॉइंट से। अब ये नहीं कि स्पेसिफिकेशन को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं दोनों में से कोई नहीं, तब तो वो लीगल, मतलब कि तब तो उस पर कार्रवाई होगा, क्या उसको बोलते हैं, बुलाया जाता है ना वकील को, कहने मतलब कि केस हो जाएगा और क्या, आर्बिट्रेटर बोलते हैं, बॉस याद आ गया। आर्बिट्रेटर से को फिर संभालना पड़ेगा अगर दोनों सही से नहीं। इसलिए क्या करता है ना कि ये एक बीच का काम करता है स्पेसिफिकेशन, कि आप भी सही से कीजिए, हम भी सही से मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। फिर द प्रोविजन इन द स्पेसिफिकेशन आर गिवन मोर लीगल स्ट्रेंथ। वही है कि स्पेसिफिकेशन का प्रोविजन जो हुआ ना, वो लीगल स्ट्रेंथ देता है। मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट स्टेट इन केस ऑफ डिस्पेरेंसी बिटवीन ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन। अब देखिए वही बात है कि ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन में अगर कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्लिक्ट हो रहा है, तो हम लोग स्पेसिफिकेशन को ही प्रायोरिटी देंगे। ये बात बताए थे पहले भी, वही बात है। तो लीगल लीगली तौर पे लिखा हुआ है कि स्पेसिफिकेशन को ही प्रायोरिटी देना है। ड्राइंग में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो कहना मतलब कुछ कंफ्यूजन का बात हो रहा है यहाँ पे। इफ एनी dispute arises between parties, the specification with help the arbitrator or the court to settle the dispute। अब कोई भी क्या हुआ ना कि कुछ भी डिस्प्यूट हो गया पार्टीज के बीच में, ठीक है, दोनों पार्टीज, कॉन्ट्रैक्टर और ऑनर दोनों के बीच में हो गया, या डिपार्टमेंट या कॉन्ट्रैक्टर के बीच में झोड़ झपट हो गया, यानी कि कुछ हो गया, लड़ाई टाइप का है, डिस्प्यूट, तो आर्बिट्रेटर को स्पेसिफिकेशन ही जो है ना मामला को सुलटाने में मदद करता है, ठीक है। या कोर्ट अगर इन्वॉल्व है तो कोर्ट को भी मदद करता है ये स्पेसिफिकेशन, कि देखिए भाई इसी स्पेसिफिकेशन से काम करना था, कॉन्ट्रैक्टर किया नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्टर अगर केस करेगा तो देखिए भाई इसमें लिखा हुआ स्पेसिफिकेशन में ये है, लेकिन मालिक यानी कहने मतलब है कि कुछ ऑनर और या बोल रहा डिपार्टमेंट है। छोर करने के लिए बोल रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट केस कर सकता है, और हमारा सबूत के तौर पे स्पेसिफिकेशन ही रहेगा बीच में, ठीक है। जनरली कॉन्ट्रैक्टर ही फंसता है क्योंकि वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम नहीं करता है, तो वही ज्यादा फंसने का चांस रहता है। इफ द कॉन्ट्रैक्टर वर्क डेविएट्स फ्रॉम अ स्पेसिफिकेशन, अगर कॉन्ट्रैक्टर का वर्क डेविएट करता है, स्पेसिफिकेशन से मैच नहीं कर रहा है, तो वो लियाबल होता है पेनल्टी के लिए, यानी कि उसको पेनल्टी लग सकता है, ठीक है। ये बात बताए थे सबसे स्टार्टिंग में ही, देखिए यहाँ पे मेंशन किए वो पॉइंट, लीगल एस्पेक्ट में मेंशन किए हैं, क्योंकि ये कानूनी चीज ही है, पेनाल्टी लगना कानूनी हो जाता है। द स्पेसिफिकेशन आल्सो मेंशन द मोड ऑफ मेजरमेंट। स्पेसिफिकेशन में चूंकि मेजरमेंट का भी रहता है कि मेंशन कि कैसे करना है मेजरमेंट, मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, लीटर, सब कुछ रहता है। ठीक है, पानी को लीटर में नापना ही, क्वालिटी और प्रोसीजर ऑफ आइटम, ये सब मेंशन रहता है। इसलिए बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज टू एडहेयर टू इट, इसलिए दोनों का मतलब कि रहना चाहिए कि दोनों स्पेसिफिकेशन को मान रहे हो, एक ही बात को लिखा हुआ है। द कॉन्ट्रैक्टर कैन नॉट आस्क फॉर एक्स्ट्रा मेजरमेंट। देखिए यहाँ पे इस बात का यहाँ पे तुक लिखा हुआ है कि क्या मतलब है। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एक्स्ट्रा मेजरमेंट के लिए नहीं कभी भी बोल सकता है, और ऑनर जो है वो कभी भी लेस मेजरमेंट नहीं दे सकता है, ठीक है। यानी मेजरमेंट का जो मोड है उसी को फॉलो करना है, ठीक है ना, ये बात लिखा हुआ है। फिर इन इन एब्सेंस ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, अच्छा मान के चलिए कि अगर स्पेसिफिकेशन ही कंप्लीट नहीं है, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर का तो ऑब्लिगेशन ये बनता है कि वो लिमिटेड ही परफॉर्मेंस अपना दे। वो स्पेसिफिकेशन ही अगर सही से नहीं है, तो वो तो अपना मन मर्जी एक तरह से कर सकता है। तो इसलिए जब भी स्पेसिफिकेशन बनाना चाहिए तो ग्रेट केयर, यानी कि बहुत ही सावधानी से और बिल्कुल अच्छे से सोच समझ के बनाना चाहिए स्पेसिफिकेशन, ठीक है। नहीं तो अगर अब स्पेसिफिकेशन में कुछ गड़बड़ी रहेगा तो फिर तो गड़बड़ हो सकता है काम, ठीक है। इतना ही पे खत्म करते हैं, लेकिन लास्ट में चार चार को डिफरेंस लिख दिए हैं, जनरल स्पेसिफिकेशन जिसको ब्रीफ स्पेसिफिकेशन कहते हैं, और एक डिटेल स्पेसिफिकेशन, इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, जो जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसी को पॉइंट वाइज कर दिए हैं, उसको बता देते हैं, देखिए। उसी को कलेक्ट करके लिख दिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, एक बुक में मिल गया तो लिख दिए। देखिए ब्रीफ में बताते हैं, ब्रीफ नाम से ही जा रहा है, शॉर्ट में होगा, तो ब्रीफ का दूसरा नाम जनरल भी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज जनरल अबाउट अ वर्क, यानी कि जनरल अबाउट अ वर्क का मतलब शॉर्ट में ही पूरे वर्क के बारे में दिया हुआ रहेगा। अब डिटेल में क्या है कि इट इज फुल डिटेल अबाउट द वर्क, वर्क के बारे में फुल डिटेल रहेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है जनरल के बारे में, इट रिक्वायर्स लेस टाइम एंड कॉस्ट फॉर प्रिपरेशन, ये कम टाइम लेगा, साथ ही साथ पैसा भी इसमें कम लगेगा प्रिपरेशन करने में। लेकिन डिटेल का क्या है कि ज्यादा टाइम सबसे पहले तो लगेगा प्रिपरेशन में, क्योंकि बहुत संभाल के करना पड़ता है डिटेल वाला, ऊपर ही पॉइंट बताए थे। और कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन भी इसमें ज्यादा लगता है,
थर्ड पॉइंट है इन दिस डिटेल ऑफ मटेरियल देयर क्वालिटी इज नॉट गिवन। अब ब्रीफ में क्या रहेगा, डिटेल ऑफ मटेरियल और उसका क्वालिटी के बारे में पूरा डिटेल में नहीं रहेगा, थोड़ा तो रहेगा ही लेकिन फुल्ली डिटेल में नहीं रहेगा। लेकिन डिटेल में क्या क्या है कि इन दिस डिटेल ऑफ मटेरियल एंड देयर क्वालिटी इज गिवन, पूरा डिटेल में रहेगा मटेरियल का भी, उसका क्वालिटी भी रहेगा। फिर ब्रीफ का बात अगर किया जाए तो इन दिस प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट अ जॉब, यानी कहने मतलब कि किस तरीके से वर्कमैनशिप होना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, वो एक्सप्लेन किया हुआ नहीं रहेगा ब्रीफ का बात अगर किया जाए तो। वही डिटेल का बात किया जाए तो इन दिस प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट अ जॉब इज एक्सप्लेन्ड, इसमें किस तरीके से काम करना है वो फुल्ली एक्सप्लेन्ड रहेगा। इसी के साथ इसका स्वाहा हो गया इस टॉपिक का। अब रहा तो बस रटना, इसको रहा, समझ तो गए ही होंगे। एक आध जगह वही पॉइंट पॉइंट में कंफ्यूजन हुआ है तो वो तो विनोद सर एक बार पढ़ाएंगे तब तो क्लियर कर ही देंगे, क्योंकि विनोद सर कहीं पॉइंट नहीं समझ रहे हैं। अब बताइए कि आगे क्या करना है, यानी कि कल या परसों क्या रखना है, कुछ अपना राय दीजिए इस बारे में। रिकॉर्डिंग बंद कीजिए। ठीक है, हाँ रिकॉर्डिंग बंद करते हैं।